ऑल राइट, सो आप सबको फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आज सबका सुनना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। काफी अच्छा लगा आप सबका गुड मॉर्निंग सुन के, है ना। फाइनल लेक्चर में गुड मॉर्निंग सबका सुनाई दे, सबकी आवाज एक बार आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और आज हम एक दूसरे से मिलेंगे भी। लेक्चर के एंड में हम मिलेंगे, ताकि मैं कभी, आप लोगों ने तो मुझे देखा है बट मैंने आप लोगों को नहीं देखा है, तो आप मुझे लेक्चर के एंड में खुद को इंट्रोड्यूस कराएंगे, यानी मैं आपको फेस से पहचान पाऊँ। मेरे बैचेस में मैं जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको फेस से पहचान लेना पसंद करता हूँ बाद में, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ आपकी आवाज़ से पहचान रहा हो। तो कभी आप मेरे सामने आते हो या कभी हम क्रॉस होते हैं तो आप तो पहचान लोगे, बट मुझे भी पहचान में आना चाहिए। हमारा ये इंट्रोडक्शन काफ़ी बेहतरीन एक रहना चाहिए। कुछ लोगों को तो मैं वैसे देख चुका हूँ, कुछ लोगों को जानता भी हूँ, और कुछ लोग मेरे लिए नए हैं, कुछ लोग पिछले बैच से जुड़े हुए। तो हम सब एक दूसरे का आखिर में इंट्रोडक्शन भी करा लेंगे। जस्ट अ मिनट, अभी मैं एक हम कोट लेते हैं और कोट से शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज का जो आपका कोट है वो कोट काफी एक अच्छा कोट है। हाँ, डोंट बी अफ्रेड टू गिव अप द गुड टू गो फॉर द ग्रेट। आपको कोई छोटी चीज देने के लिए कोई टेंशन नहीं आना चाहिए, छोड़ देने के लिए इसका आप टेंशन मत लीजिए कि ये चीज मेरी छूट रही है। आप बड़े चीजों का सोचिए हमेशा। बड़ी चीज जब हम कोई भी हासिल करने की कोशिश करते हैं तो छोटी छोटी चीजें छूटती जाती है। जैसा फॉर एग्जांपल, इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, मेरा टारगेट अगर यूपीएससी है तो मेरी छोटी छोटी जो एग्जाम्स है वो छूटती जाएगी, बट उसका टेंशन लेना। आपका टारगेट जो है वो बड़ा है, और हमेशा याद रखें आपने बड़ा टारगेट बनाया है तो उसे अचीव करना है। छोटी छोटी एग्जाम्स तो आप दोगे तो क्लियर हो ही जाओगे। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट आप वो दे के क्लियर होने के बाद आप उस सर्विस में रहने से अच्छा है कि आप एक बड़े सर्विस के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आप वहीं पे जाओ। छोटी छोटी चीजों के लिए अफ्रेड आपको नहीं होना है। इसीलिए ये कोट हमारे लिए बहुत अप्लीकेबल होता है कि डोंट बी अफ्रेड टू गिव अप द गुड टू गो फॉर द ग्रेट। ये चीज याद रखेगा। बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव कोट होता है। हम काफी बार टेंशन लेते हैं कि मैंने अभी ये प्रिपरेशन कर ली तो मैं ये एग्जाम दे दूं क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने प्रिपरेशन की है, बट आपको कौन सी एग्जाम देनी है ये आपको डिसाइड करना है। ओके, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा, आज का हमारा लेक्चर थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, जस्ट बिकॉज कि सिस्टम थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, बट कोई बात नहीं, हम इसको हैंडल कर लेंगे और हम इसको कवर भी कर लेंगे। जब आपको मेरी स्क्रीन दिखेगी तो एक बार मुझे बता दीजिएगा और हम फिर शुरू कर देंगे। दिख रही है, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए हम शुरू करते हैं आज के लेक्चर से, जो कि फिर से हम फेस्टिवल्स का जो पार्ट था उसे हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हमें फेयर्स पढ़ना था। फेयर्स यानी जो मेले लगते हैं वो पढ़ना था। तो फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो शरद पूर्णिमा, दिवाली, देव दिवाली, होली, मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, दशहरा, रामनवमी, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, करवा चौथ, रथ यात्रा, जगन्नाथ, महाशिवरात्रि, छठ, मकर विलक्कू, अट्टुकल पोंगल, या फिर हम कहेंगे भातुकम्मा, या फिर बाथुकम्मा, या फिर न्यू ईयर्स जो है वो सैरे गुलफरोशन, त्यागराज आराधने, ओनम, पोंगल, सरहुल, विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन, VSAS जिसे कहते हैं। मुस्लिम फेस्टिवल्स हमने जो पढ़े वो ईद उल फितर, ईद उल जुहा, ईद उल अज़हा, मिलाद उन नबी, मुहर्रम, शब बारात, शब मिराज। क्रिश्चियन फेस्टिवल्स में हमें क्रिसमस, ईस्टर एंड गुड फ्राइडे। सिख फेस्टिवल में हमें गुरुपूरब, प्रकाश उत्सव, दसवें पटशाह, माघी, होला मोहल्ला, वैसाखी या बैसाखी, लोहरी, सोडल मेला। जैन फेस्टिवल में महावीर जयंती, पर्यूषण, महामस्तक अभिषेक, ज्ञान पंचमी, वार्षिक अबा या फिर हम कहेंगे अक्षय तृतीया, मौन अगियार, नवपाड़ ओली। बुद्धिस्ट फेस्टिवल में हमने बुद्ध पूर्णिमा, सोंकरण, प्लोइंग फेस्टिवल, उलम्बना, हेमिस गोम्पा। सिंधी फेस्टिवल में चालियो साहेब, चेटी चंद। पारसी या जोरोस्ट्रियन फेस्टिवल में हमने जमशेदी, नवरोज, जारोस, नो डीसो और खोरदाद साल या पतेती, ये सब हमने पढ़ा। नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल में हमने बेंदी खलाम फेस्टिवल पढ़ा, लोसर फेस्टिवल पढ़ा, लोसुंग फेस्टिवल, बिहू, हॉर्नबिल फेस्टिवल, खराची पूजा, चैरोबा, वांगली फेस्टिवल, कांगचिंगबा, अंबुबाची मेला, सेंक्रिनी, माजुली फेस्टिवल, लुई नगाइनी फेस्टिवल, द्री फेस्टिवल, मोत्सुमोंग, येमशे फेस्टिवल, खान फेस्टिवल, लाय हरोबा, जो कुटपुई, द्विजिंग फेस्टिवल, सोलुंग फेस्टिवल, मेदाम मेफी फेस्टिवल, बाईशागो फेस्टिवल, आए लयंग फेस्टिवल, रोंगकर चोमंकन फेस्टिवल, बड़े शहरिया
भावना फेस्टिवल और अदर फेस्टिवल में नरोपा फेस्टिवल, कुंभ ऑफ हिमालय, इतने हमने कल पढ़े थे। ठीक है, सो आपको ये सब चीज़ें कल आपने पढ़ी और इसको आपको मैप पे मार्क करना था, ये भी मैंने आपको टास्क दिया था और आई होप आपने अपने टास्क पूरे कर लिए। आपको अपने टास्क अच्छे से पूरे करते रहना है और बाद में तो मैं आपको एंड में बताऊंगा ही और क्या क्या किस चीज़ें आपको याद रखते हुए चलनी है ताकि आप आर्ट एंड कल्चर में फुल मार्क्स ले सको। ये इसके लिए आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम फेयर्स की बात करते हैं। फेयर्स की या फिर मेले की बात करें तो सबसे मेन मेला जो इंडिया का आता है, आप जानते हैं वो कौन सा है, वो है कुंभ मेला। सबसे मेन कुंभ मेला। कुंभ मेला जो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कुंभ मेला इज लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग, लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग है ये। आपको क्या लग रहा है इंडिया में? तो बिल्कुल नहीं, पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड की पूरे लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग अगर कहेंगे तो वो कुंभ मेला होता है, ये याद रखना है। कुंभ मेला की अगर बात करें तो आपको ये भी बता देता हूँ कि इस मेले में लोग क्या करते हैं। कुंभ मेले में कि लोग आते हैं, नदियों में डुबकियां लगाते हैं, यानी हम कहेंगे पीपल कम टू टेक अ डीप इन होली रिवर। और मेला जो होता है वो रोटेशनल बेसिस पे होता है 4 जगह पे। वो 4 जगह कौन सी है ये हम पढ़ेंगे, बट इसका क्या महत्व है ये भी हमें यहाँ पे जानना है। तो चलिए एक एक करके चीजें पढ़ना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुंभ मेला ये लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग है इन द वर्ल्ड। एवरी डे मिलियन ऑफ पीपल कम टू टेक अ डीप इन अ होली रिवर। आई थिंक आप में से कोई भी नहीं ऐसा होगा जिसने कुंभ मेला का नाम पहली बार सुना होगा। सबने कुंभ मेला का नाम सुना ही है और पूरे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नहीं तो पूरे वर्ल्ड का ही सबसे लार्जेस्ट है, तो इसका नाम तो आप सुनोगे ही। सो ये कुछ चीजें हमें यहाँ पे पता चलती है। और मेला जो होता है इज हेल्ड ऑन रोटेशनल बेसिस 4 जगह पे, ये मैं आपको बता दूं। और वो 4 जगह का नाम है, पहली जगह जो है वो है प्रयागराज। प्रयागराज जो है ये यूपी में आता है। दूसरा है हरिद्वार। आप बताएंगे हरिद्वार कहाँ पे आता है? खंड, उत्तराखंड में आता है। उसके अलावा आप नासिक त्र्यंबकेश्वर जानते हैं कहाँ पे आता है? नासिक, महाराष्ट्र, वेरी गुड। एंड उज्जैन, एमपी, वेरी गुड, मध्य प्रदेश। तो ये जो चारों जगह ना, यहाँ कोई ना कोई रिवर है, रिवर के किनारे कुंभ मेला होता है। कुंभ मेला बहुत ही बड़ा एक मेला है। मेला जो होता है ये क्यों होता है, इसके पीछे की अगर मैं कहानी बताऊं तो कहानी एक सिंपल है। आपने कहानी सुनी होगी समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन जो हुआ था इसमें आपको पता है कि अमृत जो है उसको निकाला जा रहा था, है ना। सो हम कहेंगे कि जो अमृत है उसको निकाला जा रहा था ओशन में से, ओशन में। अब क्या होता है कि ओशन में ये सब चल रहा था और उसको पीने से, उस अमृत को पीने से आप अमर होने वाले थे, इमॉर्टल होने वाले थे, ऐसी कुछ चीजें यहाँ पे थी। तो भगवान और असुर के बीच में ये बैटल चल रहा था कि किसको मिलेगा। तो विष्णु जो है, लॉर्ड विष्णु, वो जब अमृत यहाँ से वहां दे रहे थे उस वक्त कुछ ड्रॉप्स गिरे अमृत के। जो अमृत के ड्रॉप्स गिरे है ना, वह हम कहेंगे कि इन द बैटल ऑफ देव एंड असुर जो है, लॉर्ड विष्णु ड्रॉप्ड ड्रॉप्स ऑफ अमृत वाइल ट्रांसपोर्टिंग द कुंभ, है ना। तो ये चल रहा था। तो ये जो प्लेसेस है जहां पे ये ड्रॉप गिरे उसको कहा जाता है कुंभ मेला। तो ये है कुंभ मेला की एक इंपॉर्टेंस या फिर हम कहेंगे हिस्ट्री जो उन्होंने यहाँ पे हमारा माइथोलॉजी से जुड़ी हुई होती है। तो इस तरह से ये चला था। आपको पता है कि पूरे इसमें अमृत निकला था और सब झगड़े कर रहे थे अमृत के लिए, बट एक जगह पे विष निकल भी रहा था। अमृत के अलावा विष भी निकल रहा था जो शेषनाग था उससे। तो अब ये जो विष निकल रहा था, ये विष आपको पता है किसने, वो विष का क्या हुआ? वो विष का क्या हुआ जानते हैं? माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग अब भगवान और असुर तो लड़ रहे थे अमृत के लिए, बट बचा हुआ विष कौन पिएगा? तो किसने पी लिया वो विष? यस, शंकर जी ने, लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा जो है उन्होंने पूरा विष पी लिया क्योंकि वो विष से किसी को हानि ना हो। तो बट ये चीजें हमें देखने मिलती, सब जहां झगड़ रहे थे अमृत के लिए, वहां शिव जो थे उन्होंने आखिर विष पी लिया। ये सब चीजें चली है। तो ये सब वहां पे एक कहानी है। और अगर देखेंगे तो द मेला इज हेल्ड एट एनी गिवन प्लेस आफ्टर द टाइम इंटरवल ऑफ 12 ईयर्स। ये सब यहाँ पे देखने मिलता है। एग्जैक्ट डेट जो है वो डिसाइड की जाती है कि जैसे कि अकॉर्डिंग टू जोडियक पोजिशन, सन कहाँ है, मून कहाँ है और जुपिटर यानी बृहस्पति कहाँ पे है। नासिक और उज्जैन जो है यहाँ पे मेला होता है जब लियो में होता है, लियो सिंह राशि में होता है। तो ठीक है, आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुंभ होता है इतना भी आपको याद रहा तो भी चलेगा। और नासिक और उज्जैन में जो होता है उसको सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। सिंहस्थ इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो पोजिशन है प्लैनेट की, ग्रह की जो पोजीशन है वो सिंह राशि में होती है, लियो में होती है। इसीलिए यहाँ पे उस वक्त जब लियो में चले जाते हैं ये सब प्लैनेट्स, उस वक्त यहाँ पे सिंह राशि में आने के बाद नासिक और उज्जैन में कुंभ लिया जाता है, इसलिए इसको सिंहस्थ कुंभ
कहा जाता है। तो वैसे ही अगर हम देखेंगे तो हरिद्वार और जो प्रयागराज है यहाँ पे अर्ध कुंभ होता है जो एवरी 6 ईयर होता है। जैसे आपने देखा कि 12 साल में होता है, तो यहाँ पे हर 6 साल में होता है हरिद्वार और प्रयागराज में। जहां जहां कुंभ होता है उस प्लेस का नाम और उसके रिवर का नाम, इतना ही आपको याद रहा तो भी चलेगा। ये भी मैं याद रखने नहीं बोला रहता, आपको याद इसलिए रखना पड़ रहा है बिकॉज इन 2007 कुंभ मेला वॉज डिक्लेयर यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना पड़ रहा है। अब प्रयागराज कहाँ आता है? प्रयागराज आता है यूपी में। हरिद्वार कहाँ आता है? उत्तराखंड में। नासिक त्र्यंबकेश्वर आता है महाराष्ट्र में। उज्जैन आता है मध्य प्रदेश में। जो रिवर है वहां पे, यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है जहां पे ये प्रयागराज है में कुंभ मेला होता है। एक है गंगा, दूसरा है यमुना और तीसरा है मिथिकल सरस्वती। सरस्वती रिवर आपको देखने नहीं मिलेगी। सरस्वती रिवर जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है उसका नाम सिर्फ ग्रंथों में ही आपको देखने मिलेगा। सरस्वती रिवर वैसी दिखती नहीं है। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे होता है, नासिक त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी नदी के किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे। ये होता है कुंभ मेला। अब कुंभ मेला को 2017 में डिक्लेयर कर दिया है कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन 2007। सो ये सब चीजें जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। इंपॉर्टेंस बढ़ा क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच चुका है, क्योंकि यूनेस्को ने उसको ये दिया है ना, हम कहेंगे कि स्टेटस दिया है। अब यूनेस्को ने अगर उसको स्टेटस दिया है तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये देता है कुंभ मेला को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का स्टेटस। उसके बाद से कुंभ मेला ये बहुत ही, यानी पहले से ही कुंभ मेला का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बट उसके बाद आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस बन गया है, ये चीज हम कहेंगे। सो ऐसा होता है कुंभ मेला। कुंभ मेला के बाद कुछ और फेस्टिवल्स आपको बता दें, कुछ और मेला आपको बता दें। तो अगर कुछ और मेले की हम बात करें तो सोनेपुर मेला, बिहार में सोनेपुर मेला होता है। कुछ लोगों ने अगर देखा होगा कुछ मेले इनमें से तो वो बता सकते हैं। सोनपुर मेला या सोनपुर मेला होता है। तो सोनपुर करके जगह है बिहार में, वहां ये होता है, राइट। और आई थिंक वहां है ना, और वहां पे गंगा और गंडक नदी जो है उनका एक कॉन्फ्लुएंस है बराबर। गंगा और गंडक नदी का जो संगम है वहां पे सोनपुर मेला होता है। और सोनपुर मेला नवंबर में देखने मिलता है। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं आपको नोट्स में लिख दूंगा। नवंबर में ये ज्यादातर आता है। और ये जो दिन है यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे, अब सोनपुर मेला जो बिहार में, यहाँ पे एलिफेंट्स और ये सब, पहले तो वैसे ही था कि सोनपुर मेला जो है वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट्स आर सोल्ड। तो ये पहले भी था, अभी भी आई थिंक होगा, एलिफेंट होते ही होंगे सोनपुर मेला में, करेक्ट है ना। एलिफेंट, हाँ एलिफेंट को यहाँ बेचा जाता है। उसके अलावा हम कहेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ऐसा कहा जाता है कि खुद चंद्र, अब इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है पता है? चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य खुद, चंद्रगुप्त नहीं मौर्य, हाँ चंद्रगुप्त अलग और चंद्रगुप्त मौर्य अलग। चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त डायनेस्टी के और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन डायनेस्टी के। ये खुद इसी मेले से अपने एलिफेंट और हम कहेंगे हॉर्सेस खरीदा करते थे। ये यहाँ पे हिस्ट्री है सोनपुर मेले की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेला है सोनपुर मेला जिसे कहा जाता है। दूसरा मेला आता है चित्र विचित्र फेयर, चित्र विचित्र मेला। चित्र विचित्र मेला जो है वो ट्राइबल फेयर है गुजरात का। और गुजरात का ट्राइबल फेयर होने के साथ साथ जो ट्राइब्स है वो ट्राइब्स का नाम है गरासिया ट्राइब्स एंड भील ट्राइब। ये जो ट्राइब्स होती है ये यहाँ पे आते हैं, वो अपना कॉस्ट्यूम पहनते हैं, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स और ये सब। यानी हम कहेंगे कि होली के बाद, आफ्टर होली जो अमावस्या आती है, अमावस्या यानी आपको अच्छे से पता ही है, न्यू मून का जो टाइम आता है, न्यू मून अमावस्या जब आती है, अमावस्या के दिन ये होता है। अमावस्या के दिन ट्राइबल वुमेन जो होती है वो रिवर पे जाती है और जाने के बाद क्या करती है पता है? ये जो चित्र विचित्र मेला है, ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वुमेन जो है वो नदी के किनारे जाती है और वहां पे जोर जोर से रोती है, जोर जोर से रोती है इन ट्राइब्स की वुमेन। गरासिया ट्राइब और भील ट्राइब की जो वुमेन है, दे मोर्न फॉर देयर नियर्स एंड डियर डिपार्टेड वंस, है ना, जिनकी डेथ हो गई उनके लिए जोर जोर से रोती है। और यहाँ से अगले दिन से, फिर इसके अगले दिन से शुरू होता है ये फेस्टिवल में डांस परफॉर्मेंसेस होती है, हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, ज्वेलरीज होती है, ऐसी काफी सारी होती है जो अट्रैक्ट करती है टूरिस्ट को। तो ये मेला होता है चित्र विचित्र मेला, जो गुजरात के गरासिया और भील ट्राइब के द्वारा परफॉर्म उनके द्वारा ये होता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर आगे हम आएंगे, दैट इज पुष्कर फेयर या पुष्कर, सॉरी ये गलती से हो गया, डबल रिपीट, पुष्कर फेयर। आपको पता है पुष्कर जो है वो राजस्थान में है। और अगर मैं पुष्कर की बात करूं तो पुष्कर फेस्टिवल में मैं आपको ये बता दूं कि ये एक राजस्थान का एक
कार्तिक पूर्णिमा के दिन आने वाला फेस्टिवल है। ये वर्ल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट कैमल एंड कैटल फेयर्स होता है वर्ल्ड का। कैमल का फेयर, कैमल यहाँ पे होता है, राजस्थान है कैमल रहेंगे, कैमल और कैटल यहाँ पे होते हैं, उनका ये मेला होता है कैमल और कैटल का। और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि ये जो वक्त होता है इस मेले का, इसमें राजस्थानी फार्मर जो है दे बाय एंड सेल देयर कैटल्स, बट मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग इज कंप्लीटेड इन द डेज, है ना, जो फेयर के बाद जब है तभी ट्रेडिंग कंप्लीट होती है। बट यहाँ पे क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें चलते रहती हैं, हम कहेंगे कि फेस्टिवल जो होता है उसमें कैमल रेस होती है, मुस्टैच कंपटीशन होती है, मुस्टैच कंपटीशन में जिसकी बहुत बड़ी मुस्टैच है उसे अवार्ड दिए जाते हैं, डांसिंग होती है, कैमल राइडिंग होती है, ये सब चीज़ें यहाँ पे चलती है पुष्कर मेला में। तो पुष्कर मेला राजस्थान का एक मेला। उसके बाद शामला जी फेयर, शामला जी फेयर जो है ये गुजरात का एक और हमें देखने मिलता है। शामला जी जो है ये भी एक ट्राइबल कम्युनिटी, जो ट्राइब्स है उनका ही रिलेटेड ये एक मेला है। यहाँ पे हम कहेंगे कि लॉर्ड शामला जी जो है उनको यहाँ पे हम कहेंगे पूजा उनकी की जाती है, उनके लिए ही ये फेयर होता है। अब शामला जी कौन थे? तो ये डार्क डिवाइन है। शामला जी डार्क डिवाइन है, यानी हम कहेंगे कि डार्क कलर के एक गॉड है। और आपको पता है कि किसका अवतार होगा? वो डार्क हो गए यानी यस, कौन से भगवान थे? जिन कृष्ण, वेरी गुड। कृष्ण जो है ये डार्क कॉम्प्लेक्स, यानी ये हम कहेंगे कि ये जो है शामला जी फेस्टिवल ये लॉर्ड कृष्ण के लिए या विष्णु के अवतार जो है उनके लिए। और यहाँ पे मिश्वो रिवर करके, मेश्वो रिवर के किनारे लोग जाके वहाँ पे नहाते हैं। और इसमें भी आपको ये बता दूं कि भील जो है ना, भील ट्राइब, इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसमें। भील ट्राइब जो होती है शामला जी को बहुत ज्यादा मानते हैं और शामला जी को कालियो देव कहते हैं, कालियो देव यानी डार्क डिवाइन, कालियो देव। तो इस तरह से ये होता है और ये फेयर जो होता है नवंबर में ऑर्गेनाइज किया जाता है, शामला जी फेयर। उसके बाद डेजर्ट फेयर, ये जैसलमेर, और जैसलमेर जो है वो भी राजस्थान में होता है। सो जैसलमेर में एक डेजर्ट फेयर होता है, जैसलमेर के उसके आसपास है, फरवरी के आसपास आपको देखने मिलेगा। अगर आप फरवरी में जैसलमेर को विजिट करते हो तो यू कैन एक्सपीरियंस दैट 3 डे दिस डेजर्ट 3 डे फेस्टिवल, ये आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो टूरिस्ट होते हैं उनको यहाँ क्या क्या देखने मिलेगा। उनको राजस्थानी कल्चर पूरी तरह से देखने मिलता है। गोल्डन सैंड्स ऑफ राजस्थान में आप डांसेस एंजॉय कर सकते हो। ट्रिप्स, सैंड ड्यून्स है राजस्थान में, सैंड ड्यून्स की आप ट्रिप्स एंजॉय कर सकते हो, कैमल राइड्स कर सकते हो, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हो इसमें। और आपको ये काफ़ी इसमें मज़ा आएगी। तो ये डेजर्ट फेस्टिवल है जो जैसलमेर में होता है फरवरी में। उसके अलावा फिर से आप अगर राजस्थान में बीकानेर में हो तो आप कोलायात फेयर आप देख सकते हो, कपिल मुनि फेयर भी इसे कहा जाता है। कोलायात फेयर जो होता है ये अगर आप देखते हो तो ये आपको भी कार्तिक पूर्णिमा के वक्त ही देखने मिलेगा। सो जनरली ये उसी मंथ्स में हमको ज़्यादातर देखने मिल रहे हैं, जो कार्तिक पूर्णिमा वाला मंथ है ज़्यादातर इसी वक्त ये सब होते हैं। जैसे हम कहेंगे कि नवंबर के आसपास ये देखने मिलेंगे आपको, कार्तिक पूर्णिमा आपको तब देखने मिलती है। तो ये तब आपको देखने मिलेगा कोलायात फेयर। कोलायात फेयर जो है इसमें बीकानेर में होता है। आपको पता है एक लेक है, लेक का नाम है कोलायात लेक। इस लेक के किनारे ये होता है, इसलिए इसको कोलायात फेयर कहा जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि ये फेयर का नाम जो है ये कपिल मुनि के नाम पे भी दिया है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इस दिन बहुत बड़ा, कपिल मुनि जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा मेडिटेशन किया था फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। और यहाँ पे कैटल फेयर भी ऑर्गेनाइज किया जाता है कोलायात फेयर में। उसके बाद सूरज कुंड फेयर, ये फरीदाबाद हरियाणा का है। सूरज कुंड फेयर जो होता है इट इज इंटरनेशनल क्राफ्ट। अब ये किसने देखा है सूरज कुंड फेयर? क्योंकि हरियाणा से भी आई थिंक है ना हमारे बीच, तो देखा होगा तो ठीक, नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सूरज कुंड कैटल फेयर होता है, ये फरवरी में होता है फरीदाबाद फरवरी, नियर फरीदाबाद समझ जाए, एकदम फरीदाबाद तो बड़ा शहर है, उसके आसपास ही हमें देखने मिलता है, नियर फरीदाबाद। अब यहाँ क्या क्या देखने मिलेगा? यहाँ पॉटरी वीविंग देखने मिलेगा, स्कल्पचर, एम्ब्रॉयडरी, बाम्बू क्राफ्ट, केन क्राफ्ट, ये सब आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं सूरज कुंड क्राफ्ट फेयर में। उसके बाद अगला जो फेयर देखने मिलता है वो है गंगा सागर मेला। ये हुगली इन वेस्ट बंगाल देखने मिलता है। तो ये किसी ने देखा होगा तो वो बता सकते हैं, गंगा सागर मेला। ओके, सो गंगा सागर मेला जो है ये जैन और फेब के बीच में होता है। अगर आपको ये मेला देखना है तो आपको जैन और फेब के बीच में जब भी इसकी डेट आएगी तो वो डेट पे आपको हुगली रिवर पे जाना पड़ेगा। हुगली रिवर के किनारे आपको ये देखने मिलेगा। तो
ये जाने के अलावा यहाँ पे लोग गंगा में नहाते हैं, स्पेशली मकर संक्रांति के दिन ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस माना जाता है और बहुत सारे पिलग्रिम्स जो है वो इस साइट पे आते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पे आपको नागा साधुज देखने मिलते हैं। नागा साधुज यहाँ पे आते हैं। नागा साधुज जो है ये इनकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, आपको तो पता ही है। और यहाँ पे एक कपिल मुनि टेम्पल भी है, कपिल मुनि टेम्पल। आप लोगों को जो यहाँ पे बंगाल से बिलोंग करते हैं उन लोगों ने कहीं सागर आइलैंड सुना है? सागर आइलैंड, सागर आइलैंड, ओके। तो एक सागर आइलैंड है। सागर आइलैंड के सदर्न टिप पे आप जाओगे तो वहां पे आपको माउथ ऑफ हुगली रिवर होती है ना, जहाँ पे हुगली रिवर जाके माउथ ऑफ रिवर है जहाँ पे वो मिल जाती है समुंदर को जाके। तो इस तरह से आपको ये सब देखने मिल सकता है यहाँ पे। सो ये काफी एक अलग सा फेस्टिवल होता है। नेक्स्ट फेस्टिवल की बात करूं, नेक्स्ट तो वो है गोवा कार्निवल। गोवा कार्निवल ये आया कहां से? तो गोवा में जिन्होंने रूल किया, वो जो गोवा में किसने रूल किया है बताएंगे आप लोग? पोर्चुगीज, वेरी गुड। पोर्चुगीज जो थे इन्होंने गोवा पे रूल किया है, सॉरी पोर्चुगीज ने गोवा पे रूल किया। अब गोवा पे रूल करने के बाद उन्होंने ये फेस्टिवल लाया था। आपको बता दूं कि ये 40 दिन, यानी हम एक जो भी इनकी आपको कल्चर है, पोर्चुगीज कल्चर, और ये सब आपको देखने मिलेगा। जैसे यहाँ पे लोग मास्क पहनते हैं, स्ट्रीट्स पे आते हैं, पार्टी करते हैं, गोवा का हेरिटेज आपको देखने मिलेगा। ये सब आपको गोवा कार्निवल में देखने मिलता है। सो गोवा कार्निवल जो होता है ये भी एक अलग सा एक फेस्टिवल है जो कि आपको ज़्यादातर देखने मिल सकता है। आप अगर गोवा जाते हैं तो आपको ये बहुत ही अच्छे से एक्सपीरियंस करने मिलेगा। बट इतना है कि आपको उसकी जो डेट्स होती है वो डेट्स को पता करके जाना पड़ेगा। जैसे इस बार गोवा कार्निवल जो था ये 26 फेब को शुरू हुआ था, 26 फेब को, और वो 1 मार्च तक, 1 मार्च तक चला है। सो इस तरह से वो चलते रहता है। तो जब भी डेट होती है आप उसको देख लेंगे। अगर आप गोवा का कल्चर देखना चाहते हैं तो यू कैन विजिट गोवा ऑन दिस डेट्स। तो पहले उसकी डेट्स आ जाती है, डेट्स देख के आप उस तरह से गोवा को विजिट कर सकते हैं। आपको ये फेस्टिवल्स देखना है तो आप उन टाइम पे उस रीजन में जाके उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो जयदेव केंडुली मेला जो है ये एक और है, ये बीरभूम डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आपको देखने मिलता है। सो जयदेव केंडुली मेला जो है इसमें आपको ये बता दूं सबसे पहले कि एक विलेज है, जयदेव केंडुली करके एक विलेज है वेस्ट बंगाल में। अगर किसी को पता होगा तो वो बता सकते हैं। इसको ऐसा कहा जाता है कि एक जयदेव करके पोएट थे, जो जयदेव करके पोएट थे सेन डायनेस्टी के रूलर के कोर्ट में, वो जयदेव करके जो पोएट है उनके इसमें जयदेव ने क्या लिखा है पता है? जयदेव ने गीता गोविंद लिखा है। गीता गोविंद कंपोज्ड बाय जयदेव। तो जयदेव ने गीता गोविंद लिखा है, उनके इसमें ही संस्कृत में लिखा है, और यहाँ पे उनके मेमोरी में ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है मकर संक्रांति के वक्त। वेस्ट बंगाल में अगर आप जयदेव केंडुली मेला देखना चाहते हैं तो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में जयदेव केंडुली करके एक विलेज है जहाँ पे आपको ये सब देखने मिलता है। ठीक है, सो ये सब है आपके आज के मेले जो आपने पढ़ा। उसके अलावा आपको लास्ट एक बता देता हूँ, वो है चिल्लई कलन। चिल्लई कलन जो है ये 40 डे हार्श विंटर होता है कश्मीर में। सो कश्मीर से अभी कोई है तो फिर वो बता सकते हैं, बट आई डोंट, हाँ है, अच्छा आ गए आप। सो आप बताएंगे कि चिल्लई कलन ये आपने पहले देखा है या सुना है कभी? ऑब्जर्व, क्या बात है। फिर तो आपने देखा होगा कि 40, शायद मेरे ख्याल से 40 डेज बहुत ज्यादा विंटर होता है कश्मीर में। 40 दिन का विंटर है ना, बहुत ज्यादा विंटर है। तो 21 से 29 जनवरी, 21 दिसंबर होना चाहिए, 29 दिसंबर, 29 जनवरी, यस। तो तब ये चलता है ना चिल्लई कलन फेस्टिवल। तो इसमें फिर हाँ, बहुत ज्यादा वो दिनों में, यानी हम कहेंगे 21 दिसंबर से तो 29 जनवरी तक बहुत ठंड एक्सपीरियंस करते हैं कश्मीर में लोग। और उसके साथ साथ अगर इसकी बात करें तो चिल्लई कलन जो होता है इसमें हम ये कहेंगे, देखेंगे एक कि फर्स्ट डे जो होता है इसको वर्ल्ड फेरन डे कहा जाता है। लॉन्ग वुलन गाउन जो मेल और फीमेल पहनते हैं वो तो मुझे काफी पसंद है। मैं कश्मीर बीच में आया था तब मैं सोच रहा था वो लेके जाओ, बट मैं वही चीज लेके जाना भूल गया। वो बहुत ही स्पेशल चीज है कश्मीर की, एक अलग ही ड्रेस पता चलता है जो विंटर में पहना जाता है फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोल्ड। और 40 दिन बहुत हार्श विंटर होता है, उससे बचा जाता है और प्रोटेक्ट करता है वो आपको फेरन। तो ये होने के साथ साथ हरिसा भी होता है, शायद हरिसा, हरिसा यानी हम कहेंगे हॉट मीट का कुछ बना होता है हरिसा।
सो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने मिलती है चिलई कलन में। सो चिलई कलन ये एक याद रखिएगा। बाकी आपने यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ी ये सब हमारे फेयर्स थे इंडिया के। तो फेयर्स ऑफ इंडिया आपने यहाँ पे पढ़े, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आपने यहाँ पे पढ़े हैं। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स को रोकने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब तक जो क्वेश्चन आए हैं फेयर्स और फेस्टिवल्स में, वो क्वेश्चंस अभी तो वैसे मैं आपको अभी जो अगली आपकी टेस्ट रहेगी उसमें पूरे ही आपको क्वेश्चंस भेज दूंगा जो जो भी आए हैं अब तक। सो उस टेस्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व करने हैं, तो आपको वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जर्व करने मिलेंगे। बट आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो क्वेश्चन आपने ये जो आपने टॉपिक पढ़ा इसमें क्वेश्चन ज्यादातर कैसे आते हैं, तो मैच द पेयर्स वाले आते हैं। मैच द पेयर्स में क्या क्या होता है, तो एक तरफ लिखा होता है ट्रेडिशन और एक तरफ लिखा होता है स्टेट का नाम। आपको देखना है कि करेक्टली मैच कौन से है, तो स्टेट के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात हमें ये देखने मिलता है कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आया है कि उन्होंने दो दिए, एक ट्रेडिशन दिया और स्टेट के जगह पे कम्युनिटी का नाम दिया है। जैसे चालीहा साहिब फेस्टिवल कौन से कम्युनिटी का है, अच्छे से आज जानते हैं कौन से कम्युनिटी का है। चालीहा साहिब सिंधी है ना, सिंधी कम्युनिटी का। तो ये सब जो हमने पढ़ा था ये, या फिर कभी कभी वो मैच द पेयर में कुछ अलग भी दे सकते हैं। तो मैच द पेयर पे ज्यादातर क्वेश्चन हमें फेयर्स ऑफ इंडिया से, सॉरी फेस्टिवल्स एंड फेयर से देखने मिले हैं, और आपको ये क्वेश्चन अभी भी मैच द पेयर के ही आएंगे। तो मैच द पेयर को सॉल्व करना बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, क्योंकि एलिमिनेशन से भी सॉल्व होते हैं काफी सारे क्वेश्चन मैच द पेयर के। सो ठीक है, हम आखिरी में बहुत सारी चीजें वैसे डिस्कस करने ही वाले हैं। सो हम पहले चीजों को पढ़ लेते हैं और जो जो चीजें बची है फिर हमें आखिरी में डिस्कस करने के लिए हम फ्री हो जाएंगे। सो जस्ट 1 मिनट, मैं यहाँ पे अपनी जो स्लाइड है उसको चेंज कर लेता हूँ और फिर हम उसको दूसरा जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। सो हमारा आज का जो सेकेंड टॉपिक है उसका नाम है फॉरेन ट्रैवलर्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू एजेस। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू एजेस में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, बट एक बार क्वेश्चन आया है, एक ही बार आया है, बट वो क्वेश्चन के लिए भी हमें पढ़ना होगा। वो भी प्री में नहीं पूछा था, मेंस में पूछा था, बट उसके बाद क्वेश्चंस देखे नहीं गए। क्वेश्चंस ये टॉपिक जो है उससे बहुत कम देखे गए हैं अब तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू एजेस से, बट हम उसे पढ़ने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो सब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा और आपको उसको याद रखते हुए चलना है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है इंडिया थ्रू द आईज ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। ये आज हमारा टॉपिक है। फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में आते गए और वो देखते गए कि किस तरह से हुआ। बट एक चीज याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन आया तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि कोई भी वुमेन ट्रैवलर का अकाउंट यहाँ अवेलेबल नहीं है। याद रखिएगा, जितने भी ट्रैवलर्स है सभी मेल है। कभी अगर उन्होंने ये ऑप्शन में डाल दिया तो याद रखिएगा कि वुमेन ट्रैवलर नहीं देखी गई है, ट्रैवलर सब मेल ही देखे गए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं ट्रैवलर से, और सबसे पहले जो ट्रैवलर्स और सबसे फेमस जो ट्रैवलर्स हैं उन्हीं से शुरुआत करते हैं, जिनका नाम था मेगास्थेनिस। मेगास्थेनिस को तो आप अच्छे से जानते हैं। मेगास्थेनिस ने लिखी हुई बुक का नाम है इंडिका। मेगास्थेनिस, हाँ यस। और मेगास्थेनिस जो है वो कौन से हिस्ट्री का सबसे बड़ा सोर्स बनते हैं, अगर आपने मिडिवल पढ़ा होगा, एंशिएंट पढ़ा होगा, तो मौर्यन। वेरी गुड, मौर्यन हिस्ट्री का सबसे बड़ा सोर्स है हमारे मेगास्थेनिस साहब। तो मेगास्थेनिस ने इंडिका लिखी। अब एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन थे, यानी ग्रीक कंट्री यानी ग्रीस के थे, और उसके अलावा ये डिप्लोमैट और एक्सप्लोरर भी थे हेलेनिस्टिक पीरियड का। हेलेनिस्टिक का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं, हेलेनिस्टिक यानी ग्रीक पीरियड के ये थे। एंड ही वाज एम्बेसडर ऑफ ग्रीक वॉरियर सेलिकस फर्स्ट निकेटर। आपको पता है कि अलेक्जेंडर ने जब इंडिया पे अटैक किया था तो अलेक्जेंडर वापस लौट गए, बट वो जब भी वापस लौटते तो अपने किसी जनरल को छोड़ के जाते थे जो जगह वो जीतते थे। उन्होंने एम तो ये किया था कि वो पूरा वर्ल्ड ही जीत ले, बट उनकी जल्द ही डेथ हो गई। डेथ होने के कारण वो इसे अपना जो सपना था पूरा वर्ल्ड जीतने का, ये तो पूरा नहीं कर पाए, बट वर्ल्ड का बहुत सारा पार्ट वो जीत चुके थे। अब वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे उसको जीत के, और जीतने के बाद अपना कोई आर्मी का जनरल या कमांडर रख देते थे कि आप संभालो इस एरिया में। वैसे ही सेलिकस फर्स्ट निकेटर जो है, इन्होंने अलेक्जेंडर के आर्मी में भी सर्व किया था। बाद में अलेक्जेंडर जाने के बाद इन्होंने रूल करना शुरू किया इंडिया के उस रीजन में जहां पे इंडिया का आज नहीं रहा वो रीजन, बट अफगानिस्तान और उधर साइड आपको वो रीजन देखने मिल सकता है। सो नॉर्थ वेस्ट रीजन का कुछ पार्ट पे ग्रीक रूल करते थे, जिसमें सेलिकस निकेटर रूल करते थे। अब समझ जाइए ये इंडिया है, इंडिया को लग के कोई एक
किंगडम है और ये इंडिया में कोई एक किंगडम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेलेकस निकेटर का किंगडम है और यहाँ पे मौर्य का किंगडम है। तो इन दोनों के बीच में कुछ इंटरनेशनल रिलेशन जैसे आज होते वैसे तभी भी रहने चाहिए। सो ये लोग क्या करते थे, एम्बेसडर अपने कोर्ट से इधर के कोर्ट से और इधर के कोर्ट से भेजते थे ताकि यहाँ के कोर्ट की जानकारी इनको मिले और यहाँ के कोर्ट की इनको मिले। वैसे ही सेलेकस निकेटर ने एक एम्बेसडर भेजे थे जिनका नाम था मेगास्थेनिस और ही विजिटेड द मौर्यन कैपिटल पाटलिपुत्र ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। और वो पाटलिपुत्र में आते हैं, जिसको आज का वो जो पटना है वो यानी ये बिहार का रीजन, वहां पे आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य के किंगडम में मेगास्थेनिस। और ये देखते हैं कि किस तरह से थे इन्होंने ये पूरी चीजें चंद्रगुप्त मौर्य की। स्क्रीन विजिबल नहीं है? हो सॉरी ओके, अच्छा हुआ आपने बता दिया। तो हाँ, 1 मिनट, विजिबल होते बराबर बता दीजिएगा मुझे। हाँ, अब है विजिबल, है ना। सो मेगास्थेनिस उनकी इंडिका होने के साथ साथ ग्रीक हिस्टोरियन, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हो इंडिया थ्रू द आइज ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, ये पढ़ रहे हैं। और उसके साथ साथ मेगास्थेनिस इंडिका डिप्लोमैट हेलेनिस्टिक पीरियड के, एम्बेसडर थे सेलिकस फर्स्ट निकेटर के, ये सब चीजें जैसे हम जान चुके हैं। विजिटेड द मौर्यन कैपिटल पाटलिपुत्र ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य, और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर थे मौर्यन डायनेस्टी और उन्होंने डिस्क्राइब किया इनके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अपने किताब इंडिका में। इंडिका बुक में ये उनके बारे में कुछ चीजें बताते हैं। आपको ये बता दूं कि ये काफी सारी चीजें बताते हैं। ये बताते हैं इंडिका में कि इंडिया जो है, इंडिया या फिर जो सब कॉन्टिनेंट इंडिया का, उसका क्वाड्रिलेटरल शेप है। वो क्वाड्रिलेटरल है शेप में। क्वाड्रिलेटरल होने के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि हाँ, क्वाड्रिलेटरल शेप होने के कारण यहाँ पे सदर्न या ईस्टर्न जो साइड है वहाँ पे कुछ ओशन देखने मिलते हैं। यहाँ पे सॉइल बहुत अच्छी है, रिवर्स के बारे में, प्लांट्स, एनिमल्स, सोशल, रिलीजियस लाइफ जो भी है इंडिया में, हर चीज के बारे में इंडिका में लिखा जाता है। ये लिखने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडियंस जो थे उस वक्त वो कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण की वर्शिप करते थे, ये भी उन्होंने लिखा है। और इस टाइम पे उन्होंने कहा कि 7 कास्ट सिस्टम हुआ करते थे। ऐसी कुछ चीजें उन्होंने यहाँ पे बताई है जो मेगास्थेनिस थे उन्होंने अपने इंडिका में लिखी है, जो कि एक सोर्स बन गया हमारे लिए उस वक्त के इंडिया की सोसाइटी जानने का। तो ये थे मेगास्थेनिस, पहले ट्रैवलर जो हमने यहाँ पे देखे। सेकेंड हम जो बात करेंगे वो है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस जो है उनको खंबा बाबा कहा जाता है। खंबा बाबा, यस आपने बराबर सुना, खंबा यानी पोल, खंबा बाबा कहा जाता है। इंडो ग्रीक एम्बेसडर जो थे, जो एंटिलेसिडस जो है उन्होंने भेजे थे। अब ये किंग थे तक्षशिला के, इंडो ग्रीक किंग, है ना। तो एंटिलेसिडस जो है वो किंग थे। अब एंटिलेसिडस जो है वो किंग होने के साथ साथ अपने एम्बेसडर हेलियोडोरस को वो भेजते इन द कोर्ट ऑफ भागभद्र। अब भागभद्र कौन थे? तो भागभद्र शुंगा डायनेस्टी के रूलर थे और वो विदिशा करके जो जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पे रूल करते थे अराउंड 113 BC में। वहां पे इनको भेजा जाता है। अब इनको खंबा बाबा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कैसा हुआ कि इन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि एक पिलर जो है वो इरेक्ट किया विदिशा में, और ये जो पिलर इन्होंने इरेक्ट किया था विदिशा नाम की जगह पे, ये पिलर आज भी एग्जिस्ट करता है। अब एग्जिस्ट करता है, अब इन्होंने क्या, पिलर को उस वक्त लोग खंबा कहते थे, आज भी हिंदी में खंबा कहेंगे। तो इन्होंने खंबा बनाने के कारण इनको नाम ही दे दिया खंबा बाबा या हेलियोडोरस पिलर। ये जो पिलर, इसको नाम दिया गया खंबा बाबा या फिर हेलियोडोरस पिलर। और इस अगर यहाँ पे देखा गया तो ये एक पिलर जो है, ये हम कहेंगे कि यहाँ पे इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। इंस्क्रिप्शन जो है वो बेसनगर इंस्क्रिप्शन जिसको कहा जाता है, कभी क्वेश्चन आए तो याद रखेगा। बेसनगर इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू हेलियोडोरस या खंबा बाबा विच इज इन विदिशा मध्य प्रदेश, एंड ही एडॉप्टेड हिंदुइज्म एंड स्टाइलाइज्ड हिमसेल्फ एज भागवत। वो ये कहते थे कि उन्होंने हिंदुइज्म का एडॉप्ट किया और वो खुद को भागवत बताते हैं। भागवत यानी क्या? भागवत यानी जो फॉलोअर्स होते हैं वैष्णविज्म के, उनको कहते हैं भागवत। वैष्णविज्म के फॉलोअर जो होंगे उनको कहेंगे भागवत। तो वैष्णवाइट थे और ये भागवत खुद को बताते। तो हेलियोडोरस जो थे ये खंबा बाबा नाम से फेमस है। उसका अगला अगर हम देखेंगे तो फाहीन जो थे, इन्होंने रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम बताए। अब फाहीन कौन थे? तो फाहीन एक चाइनीज पिलग्रिम थे। आपको पता है चाइना में कौन सा रिलीजन है? चाइना में बुद्धिज्म, वेरी गुड। चाइना में बुद्धिज्म होता है और बुद्धिज्म जो है चाइना में, उससे रिलेटेड ही इंडिया में ही बुद्धिज्म की शुरुआत हुई थी। इसीलिए बुद्धिज्म के लिए कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क हो गए या कुछ बुद्धिज्म के फॉलोअर्स या फिर कुछ पिलग्रिम्स हो गए, ये इंडिया को विजिट करते थे।
वैसे ही एक फाहीन करके व्यक्ति थे, वो इंडिया में विजिट कर लेते गुप्ता पीरियड में 400 एडी के टाइम पे। अब गुप्ता पीरियड में आ जाते हैं फाहीन, और फाहीन आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उनके पीरियड में। उन्होंने एक अपनी बुक लिखी है, जो ट्रैवलॉग लिखी है, जिसका नाम है रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स। वो बुद्धिस्टिक किंगडम्स को देखते थे और उसको ऑब्जर्व करते थे किस तरह से चलते हैं। सो बुद्धिस्टिक किंगडम्स जो है उसके बारे में इन्होंने बताया है। और आपको ये भी बता दूं कि उनकी जो बुक है उसमें रिलीजियस और सोशल लाइफ बताई जाती है इंडियंस की एट दैट टाइम। तो हमें इंडियन चंद्रगुप्त सेकेंड जो कि गुप्ता डायनेस्टी के थे, उनके वक्त इंडियंस की लाइफ कैसी थी ये बताया जाता है। चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य ये अलग है। चंद्रगुप्त जो है ये गुप्ता डायनेस्टी वाले, और चंद्रगुप्त मौर्य है तो ये मौर्य डायनेस्टी के। इसलिए कोई भी क्वेश्चन आए चंद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर, तो सबसे पहले देखिएगा कि चंद्रगुप्त लिखा है सिर्फ या फिर चंद्रगुप्त मौर्य लिखा है। ये कुछ चीजें आपको देखनी। तो ये है फाहीन। फाहीन के बाद हम आगे जब आते हैं तो हमें नेक्स्ट जो देखने मिलते हैं वो हम देखते कौन से होते। अब इसमें भी फाहीन की एक दो चीजें आपको बता देता हूँ। फाहीन जो थे उन्होंने कुछ चीजें बताई थी, जैसे वो क्या कहते थे पता है, उस वक्त इंडिया, वो रिलीजियस और सोशल लाइफ बता रहे हैं। सो उस वक्त उन्होंने ये बताया था कि रिलीजियस और सोशल लाइफ में इंडिया में जो सबसे, जस्ट अ मिनट, हाँ, इंडिया में जो सबसे फेमस सोशल और हम कहेंगे कि जो लाइफ होती है, वो जो सबसे फेमस रिलीजन थे इंडिया के, वो उस वक्त बुद्धिज्म और हिंदुइज्म थे, ऐसा यहाँ पे बताया जाता है। हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म ये मोस्ट पॉपुलर रिलीजन इंडिया में हुआ करते थे, और बुद्धिज्म जो है वो काफी पॉपुलर था पंजाब बंगाल साइड में, ऐसा भी उन्होंने कहा। आपको पता है ये जो फाहीन थे इन्होंने संस्कृत की स्टडी की है, इंडिया में आके ये संस्कृत भी पढ़ते हैं, संस्कृत लैंग्वेज भी पढ़ते हैं। और अब इसके साथ साथ चाइना या फिर ऐसे कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशन थे इंडिया के, ये भी वो लिखते हैं। इंडिया का ट्रेडिंग चलता था चाइना के साथ, ये सब ये फॉरेन ट्रैवलर लिखते हैं। तो इनसे हमें ये चीजें पता चलती है, जिनका नाम है फाहीन। फाहीन के बाद नेक्स्ट जो ट्रैवलर आते हैं वो है ह्यूएन ह्यूएन ने सीयूकी ऐसा लिखा हुआ है। सीयूकी उनकी फेमस बुक है। ह्यूएन अभी इन सब की फोटोज तो नहीं है क्योंकि ये उस वक्त कैमराज अवेलेबल नहीं थे, कैमराज अवेलेबल ना होने के कारण इनकी फोटोज नहीं थी, बट पेंटिंग्स जरूर बनाई गई है। तो ह्यूएन जो इन्होंने सीयूकी लिखा हुआ है, और ही वॉज अ चाइनीज ट्रैवलर। वो एक चाइनीज ट्रैवलर थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर और मॉन्क और ट्रांसलेटर भी थे। वो काफ़ी चीज़ों को ट्रांसलेट करते थे और बुद्धिज्म से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बताते थे। अब काफ़ी इसमें ये देखा गया कि वो इंडिया में आए सिल्क रूट के थ्रू। क्या आपको पता है सिल्क रूट जो है वो कहाँ से जाता है? तो ये कुछ चीज़ें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं सिल्क रूट के बारे में। सो चाइना से इंडिया ये एक रूट आता है, ट्रेडिंग के लिए यूज होता था सिल्क। यस, जम्मू कश्मीर और ये सब होते हुए वो इंडिया से बाहर निकल के उधर अफगानिस्तान साइड से और उधर साइड जाता है। तो बहुत बड़ा रूट है ये ट्रेडिंग के लिए, सिल्क रूट। तो चाइना से होते हुए आता है ये इंडिया में, तो ये होता है सिल्क रूट। ओके, कौन सा? यस, म्यांमार के तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, यानी एंशियंट वाला ही है क्या ये भी? इसका देखना पड़ेगा अभी। ये ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे से जो आते हैं वो देखने पड़ेंगे। सिल्क रूट की अगर मैं बात करूं तो मैं सिल्क रूट का आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। सिल्क रूट के जगह जो है जहां जहां से ये जाता है, सो इसमें सबसे पहले जैसे कि हम कहेंगे कि सिल्क रूट इंडिया में, यानी हम कहेंगे कि टिबेटियन प्लेट्यू से आता है गंगा के तरफ, गंगा से फिर वो नेपाल ऐसे होते हुए आगे आगे तक वो जाता है। तो सिल्क रूट का इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये काफी एक बड़ा है, यानी हम कह सकते हैं कि चाइना से आता है, जिसको हिंदी में हम कहेंगे कि रेशम मार्ग भी कहा जाता है सिल्क रूट को। तो सिल्क रूट को तो वैसे आप हिस्ट्री में पढ़ते हुए एंशियंट और ये सब हिस्ट्री में, तो उसको आज आपको एक वर्क दे रहा हूँ सिल्क रूट के बारे में, आपको कुछ लाइंस लिखना है। सिल्क रूट, अब यहाँ पे आ ही गए हम, तो सिल्क रूट के बारे में क्या क्या लिखोगे कि कहाँ से पास होता है और क्या क्या, ये सब चीजें आपको इसके बारे में लिखना है सिल्क रूट के बारे में। ओके, सो हम अभी देखते हैं आगे सिल्क रूट के। तो आपको आज का जो टास्क मैंने दिया है वो सिल्क रूट पे दिया हुआ है, तो सिल्क रूट को अच्छे से आपको आज उसके बारे में कुछ लाइंस लिखना है। सो जैसे कि मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ये थोड़ा सा सिस्टम का आज कुछ इशू चल रहा है, तो बट फिर भी काम कर रहा है उस ठीक से, यही काफी है। ओके, सो सिल्क रूट के बारे में अभी हमें पढ़ना है। सिल्क रूट का जो टास्क है उसे अच्छे से पूरा कीजिएगा, इतना सिर्फ आपको याद रखना है ना, सिल्क रूट का टास्क अच्छे से पूरा करेंगे।
अब मैं मेरी जब आपको स्लाइड दिखेगी तो एक बार फिर से बताइएगा, यानी स्लाइड दिख रही है ना, विजिबल हो रही है? हाँ चलिए। तो यहाँ पे हम जब आते हैं सिल्क रूट में, तो सिल्क रूट की अगर बात की जाए तो सिल्क रूट आपको यहाँ पे एक वर्क मिला है और उस वर्क को आज आप पूरा करेंगे। और आपको ये भी बता दूं कि ये हर्षवर्धन जो थे उनके वक्त ये इंडिया में आते हैं। ह्यूएन सांग जो है इज ऑल्सो नोन एज ज़ुएनज़ांग, हम ये भी यहाँ पे देख सकते हैं, एंड द प्रिंस ऑफ पिलग्रिम भी कहा जाता है इन्हें। सो ये एक तरह से इंडिया में आते हैं, इंडिया को ऑब्जर्व करते हैं, चाइनीज ट्रैवलर थे, बुद्धिस्ट थे, बुद्धिज्म इंडिया में था इसलिए इंडिया को देखने। उन्होंने एक बुक लिख दी सीयू की उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में लिखा, बुद्धिज्म के। अब यहाँ पे उन्होंने जो जो चीजें लिखी वो कैसे, तो सीयू की में उन्होंने ये लिखा है मेनली द सिटी लाइफ जो थी इंडिया में, है ना, इन टर्म्स ऑफ हम कहेंगे कि स्ट्रीट्स हो गया, सिटी, स्पेशली कन्नौज, तो ये बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से हाउसेस रहा करते थे, कैसे सिटी रहा करते थे, कैसे स्ट्रीट्स रहा करते थे। और उन्होंने ये भी बताया कि प्रयाग जो है वॉज अ प्रोमिनेंट सिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पाटलिपुत्र, ये भी बताया उन्होंने। ये भी बताया कि जो प्रयाग था, जिसको आज इलाहाबाद कहा जाता है, प्रयाग कितनी प्रोमिनेंट, इलाहाबाद कहा जाता था, अभी फिर से इसको प्रयागराज कहा जाता है, ये प्रोमिनेंट एक सिटी हुआ करती थी। और उन्होंने पाटलिपुत्र का इंपॉर्टेंस भी यहाँ पे बताया था। और उन्होंने ये बताया कि जो पाटलिपुत्र को पहले इंपॉर्टेंस मिलता था उसको कन्नौज को दे दिया था हर्षवर्धन ने। यानी पहले अगर देखा गया सो पाटलिपुत्र को बहुत, मौर्यन के वक्त भी पाटलिपुत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक जगह मानी जाती थी। बाद में अगर देखा गया तो कन्नौज को यहाँ बहुत ज्यादा यहाँ इंपॉर्टेंस मिला हर्षवर्धन के वक्त, ये भी उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि कपिल और श्रवस्ती और जो कपिल वस्तु है, इनका जो रिलीजियस इंपॉर्टेंट था ये खत्म हो गया था। और यहाँ पे नालंदा जो है और वल्लभी जो है गुजरात में, ये बहुत बड़े लर्निंग सेंटर बन चुके थे। जैसे पहले श्रवस्ती और कपिल वस्तु में लर्निंग सेंटर हुआ करते थे, अब वो ट्रांसफर हो चुके थे, नालंदा जो कि बिहार में आता है और वल्लभी जो कि गुजरात में आता है वहां पे। हर्षवर्धन ने स्टेट के इनकम के बारे में क्या कहा कि 1/4 जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खर्च करता था स्टेट, 1/4 जो है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जाता था, 1/4 जो है स्कॉलर को जाता था और 1/4 जो है चैरिटी को जाता था। अब देखिए स्टेट में जो भी पैसा है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज है, 100 का 1/4 यानी 25 रुपए चले गए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पेमेंट के लिए, 25 रुपीज चले गए एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे के लिए, 25 रुपीज चले गए स्कॉलर्स जो भी हम कहेंगे कि कुछ स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए, और 1/4 चले गए ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए। इस तरह से स्टेट अपना पूरा खर्चे को इस तरह से अपना जो भी इनकम आ रहा है उसको डिवाइड करके बांटता था। ये भी कहा है सीयू की में जो हमारे ह्यूएन सांग थे उन्होंने। अब यहाँ पे कुछ चीजें उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि ट्रैवल करना उस वक्त सेफ नहीं था इंडिया में, है ना, नरेटेड दैट ट्रैवलिंग वाज नॉट सेफ ड्यूरिंग दैट टाइम। उन्होंने ये भी कहा कि हर्षा जो है हर्षवर्धन के वक्त आए थे, हर्षवर्धन ये वर्धन डायनेस्टी के हैं, वर्धन डायनेस्टी के हर्षवर्धन में उन्होंने कहा कि ये जो भी है ना, तो यहाँ पे वो बहुत अच्छे कि काफी मेहनती लेबरस व्यक्ति और एक वेलफेयर फोकस्ड लीडर थे, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के भले के लिए ही काम करते थे, वेलफेयर फोकस्ड लीडर। एंड ड्यूरिंग हिज स्टे ह्यूएन सांग विजिटेड कश्मीर, पंजाब, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ एंड कुशीनगर, पूरी जो चीजें हैं, काफी सारी चीजें जो उन्होंने विजिट की वो बुद्धिज्म से रिलेटेड थी, उसे वो विजिट करते हैं। एंड उसके अलावा उन्होंने डेक्कन, ओडिशा, बंगाल को भी विजिट किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा में टोटल 5 साल गुजारे और आचार्य शीलभद्र के अंडर उन्होंने काफी सारी चीजें सीखी। ये सीखने के बाद उनकी जो जर्नी थी वो उन्होंने इन द क्लासिक टेक्स्ट ग्रेट सांग रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन्स, इस पे उन्होंने लिखा हुआ है। तो इस तरह से ह्यूएन सांग ने काफी सारी चीजें बताई है और ये बताने के साथ साथ इंडिया की काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें ड्यूरिंग हर्षवर्धन एक सोर्स बनते हुए ह्यूएन सांग। तो इंडिया देखिए कैसा था ह्यूएन सांग के चलते, ह्यूएन सांग ने जो चीजें बताई उनके चलते, यानी हम कहेंगे कि थ्रू द आईज ऑफ ह्यूएन सांग इंडिया कैसा था। तो इंडिया एक वेलफेयर स्टेट था, ट्रैवलिंग उतनी सेफ जरूर नहीं थी, बट उन्होंने काफी सारी चीजें भी यहाँ पे एक्सप्लेन की कि कितनी सारी अलग अलग जगह है इंडिया में, और यूनिवर्सिटी में वो पढ़े भी खुद, यानी एजुकेशन भी काफी अच्छा यहाँ पे मिलता था। ये होने के बाद आय सिंह आते हैं। आय सिंह जो थे ये भी बुद्धिस्ट रिलीजन, उन्होंने एक बुक लिखी रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, आय सिंह। अब ये जो आते हैं ये चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे, ये खुद ही एक मॉन्क थे। मॉन्क होने के साथ साथ वो इंडिया में 671 से 695 एडी तक रहे नालंदा महावीरा, नालंदा यूनिवर्सिटी में। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि नॉर्दर्न इंडिया किस तरह से है और काफी सारी उन्होंने चीजें बताई। जैसे वो कहते हैं कि नॉर्थ इन इंडिया जो है, इंडिया का नॉर्थ पार्ट, वहां पे हिनायन नाम का बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है।
हिनायन और महायान बुद्धिज्म ये हमने एंशियंट में पढ़ा होता है, और जो साउथ के इसमें हम आएंगे, और उन्होंने कहा जैसे कि नॉर्थ इंडिया में ये देखा गया हिनायन, और अगर हम चाइना के साइड जाए और मलय के साइड जाए तो हमें महायान बुद्धिज्म देखने मिलता है। चाइना में महायान। आपको पता है हिनायन और महायान बुद्धिज्म में डिफरेंस क्या है? हिनायन जो बुद्धिज्म होता है यहाँ पे बुद्ध की टीचिंग को फॉलो किया जाता है, और जो महायान बुद्धिज्म होता है यहाँ पे बुद्ध को गॉड बताया जाता है और उनकी वर्शिप की जाती है। तो ये वर्शिप पे फोकस्ड वाले हैं और ये टीचिंग पे फोकस्ड वाले लोग हैं। तो ये पाली और संस्कृत लैंग्वेज, पाली जो लैंग्वेज है वो पाली लैंग्वेज दोनों में से किसकी आप बता सकते हैं? हिनायन। वेरी गुड। हिनायन की पाली लैंग्वेज और महायान की संस्कृत लैंग्वेज है। वेरी गुड। उसके अलावा आपको और भी काफी सारी चीजें पता है कि महायान वाले क्या है क्या नहीं, और हिनायन वाले जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट को उन्होंने ट्रांसलेट भी किया पाली और संस्कृत में, है ना, तो इनटू चाइनीज। पाली और संस्कृत की जो थी वो चाइनीज में उन्होंने ट्रांसलेट किया, और चाइना तक बुद्ध की टीचिंग बहुत बेहतरीन तरीके से पहुंचाई आय सिंह ने। सो आय सिंह जो थे ये आए थे एक ट्रैवलर करके इंडिया में, और इन्होंने इंडिया की बुद्धिज्म की टीचिंग्स को वहां तक पहुंचाने का बहुत बड़ा टास्क पूरा किया। उसके बाद हम जो पढ़ते हैं वो है सुलेमान अल ताजिर। सुलेमान अल ताजिर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखा जाता है कि 9th सेंचुरी एक पर्शियन मुस्लिम मर्चेंट थे और ट्रैवलर थे, जो कि राइटर थे फ्रॉम ईरान। हम ये कह सकते हैं कि ये पर्शिया से आए थे। और सुलेमान अल ताजिर जो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या इन पे बहुत क्वेश्चन आते नहीं है, बट ही ट्रैवल्ड इंडिया एंड चाइना अराउंड 850 BC हमें पता चलता है। और पाला एम्पायर जो उनके वक्त इन्होंने ट्रैवल किया था, पाला एम्पायर में ये ट्रैवल करते हैं, और ये पाला एम्पायर को पाला एम्पायर रूमा ऐसा कहते हैं। सो पालाज जो थे इनके वक्त आए थे सुलेमान अल ताजिर, और ये सब चीजें यहाँ पे चली। और मिहिर भोज जो थे, मिहिर भोज, उनको उन्होंने ग्रेटेस्ट गुर्जर एम्पायर कहा था। सो गुर्जर प्रतिहाराज और ये सब हम वहां पढ़ते हैं, बट सुलेमान अल ताजिर जो है ये एक हम कहेंगे कि बहुत ही अलग से, और काफी सारी अलग इंफॉर्मेशन हमें देके जाते हैं पाला एम्पायर के बारे में, और ये चीजें हमें पता चलती है। और ये कहते थे कि मिहिर भोज जो थे वो अरब इन्वेडर्स के काफी बड़े दुश्मन हुआ करते थे, अरब लोगों के बहुत बड़े दुश्मन थे मिहिर भोज, ये कहते हैं, है ना। तो ये है सुलेमान अल ताजिर। सो ये जो हमारे अभी जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं ना, ये पूरा आर्ट एंड कल्चर का, ये पूरा फैक्चुअल है, आखिरी का पार्ट है और सिर्फ फैक्ट से भरा हुआ है। तो यहाँ सिर्फ फैक्ट्स ही होंगे, यहाँ समझाने जैसी मेरे पास ज्यादा चीजें नहीं है। फैक्ट से जो सिर्फ मैं आपको बता सकता हूँ, और आपको जैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ, समझाने वाली चीजें आप अच्छे से कवर कर चुके, आप पढ़ चुके हैं। टेम्पल और ये सब जो थे वो समझाने वाले थे, तो ये फैक्चुअल है, और आज पूरे फैक्ट्स ही फैक्ट्स आप पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अल मसूदी को देखते हैं, मिरिज उल जहब। तो फैक्चुअल पार्ट को क्या करना पड़ता है आपको आर्ट एंड कल्चर में, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, पहले मुझसे पढ़ लेना है, और फिर जो नोट्स में भेजूंगा और नोट्स को अच्छे से रीड कर लेना है एक बार बस। और इस पे क्वेश्चंस जो आएंगे वो बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अल मसूदी जो है ये अरब के थे, वो जोग्राफर और एक्सप्लोरर भी थे। और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि अल मसूदी को हेरोडोटस ऑफ अरब्स भी कहा जाता है। अब हेरोडोटस, हाँ यस, हाँ ये मेडिवल के टाइम के हैं, यानी हम कहेंगे कि एक तरह से जब काफी सारे इसमें, यानी जब इस्लाम स्प्रेड हो रहा था उस टाइम पे, तो हम ये जो टाइम है इसमें हम ये भी नहीं कह सकते एग्जैक्टली मिडिवल में, क्योंकि हम इंडिया का मिडिवल, इंडिया जो है वो, हाँ अर्ली मिडिवल कह सकते हैं, क्योंकि एकदम मिडिवल कंसिडर किया तो दिल्ली सल्तनत के बाद से हम वहां पे आएंगे, बट ये 956 AD के टाइम के ही है, थोड़े पहले के, तो अर्ली मिडिवल में हम कह सकते हैं, या फिर लेट एंशिएंट में कह सकते हैं, बट मिडिवल कहना, अर्ली मिडिवल कहना ज्यादा सही होगा। तो इनको हेरोडोटस ऑफ अरब कहा जाता था। उन्होंने हिस्ट्री, साइंटिफिक ज्योग्राफी, सोशल कमेंट्री और बायोग्राफी और ये सब लिखा, और ये इन्होंने पब्लिश किया द मीडोज ऑफ गोल्ड एंड माइंस ऑफ जेम्स, इस नाम की किताब। यानी आप इस देख सकते हैं कि ये सब हम देख सकते हैं। अल मसूदी जो थे उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है जिसको मुरुज अल जहाब कहा जाता है, मुरुज अल जहाब ये वाली, है ना। ये 956 AD के आसपास ये लिखते हैं, है ना। तो अर्ली मिडिवल टाइम पे आए और इन्होंने ये सब चीजें यहाँ पे की। इनसे भी इंपॉर्टेंट जो है ये है अल बिरूनी। अल बिरूनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में कुछ चीजें मैं आपको बता। देखो अल बिरूनी जो है ये ख्वारज़म करके जो जगह है आज के डेट में उज्बेकिस्तान में, वहां पे हुआ इनका जन्म। ये जन्म होने के बाद आपको ये बता देता हूं कि ये एक बहुत ही सेंटर ऑफ लर्निंग के लिए बहुत फेमस थे ये जगह जहां इनका जन्म हुआ था। ये स्कॉलर थे, ये सीरियक लैंग्वेज बोल सकते थे, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू, इवन संस्कृत भी ये बोल सकते थे।
इतनी सारी लैंग्वेजेस से बोल सकते थे, लिख सकते थे। उन्होंने ब्राह्मण प्रिस्ट जो होते हैं ना, उनके साथ भी टाइम स्पेंड कर उन्होंने संस्कृत सीखी थी। ये काफी अलग सी चीजें हमें देखने मिलती है। आपको ये बता दूं कि 1017 की बात है, इन 1017 एडी सुल्तान महमूद करके जो उन्होंने ख्वारजाम करके जो जगह है उस पे उन्होंने अटैक किया। अटैक करने के बाद बहुत सारे स्कॉलर्स अपने साथ वो ले गए एक कैपिटल नाम की जगह जिसको गजनी कहा जाता है। गजनी नाम की एक उनकी कैपिटल थी। जैसे आप महमूद और गजनी ये सब पढ़ते हैं ना, तो वो आते हैं और वो इन्वेड कर लेते हैं ख्वारजाम नाम की जगह और वहां से ये सबको लेके जाते हैं। लेके जाने के बाद हम कहेंगे कि वो इंक्लूड गजनविड एम्पायर में उस वक्त पंजाब भी इंक्लूड हो चुका था। तो इसके बाद वो इंडिया में आते हैं और इंडिया में आने के बाद वो ब्राह्मण स्पिरिट्स के साथ रहते हैं और वो संस्कृत भी सीखते हैं। उन्होंने काफी सारे संस्कृत वर्क्स को इंक्लूडिंग पतंजलि वर्क ऑन ग्रामर ये सब को ट्रांसलेट किया। इन सब को ट्रांसलेट किया उन्होंने, है ना, ये भी देखने मिलता है। और हम ये देख सकते हैं कि उनको अरेबिक में ट्रांसलेट कर देते हैं और कॉन्वर्सली उन्होंने एल्यूसिड का जो मैथमेटिक्स था वो संस्कृत में ट्रांसलेट किया, जिस कारण हमें ग्रीक मैथमेटिक्स देखने मिला। तो ही ट्रांसलेटेड एल्यूसिड्स ग्रीक मैथमेटिशियन इनटू संस्कृत। तो हमें इनकी कुछ देन है ना। अल बिरूनी ने हमें संस्कृत में वो जो एल्यूसिड का मैथमेटिक्स था वो हमें देखने मिला। और अल बिरूनी ने किताब उल हिंद लिखी है, जो कि एक सिंपल अरेबिक में लिखी हुई किताब है, जिसमें वो काफी सारी चीजें लिखते हैं, इंक्लूडिंग कास्ट सिस्टम उस वक्त कैसा था ये भी वो लिखते हैं। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या क्या लिखते हैं। रिलीजन के बारे में लिखते हैं इस बुक में वो, ये अच्छे से सुन लीजिएगा। किताब उल हिंद में वो रिलीजन के बारे में लिखते हैं, इंडिया के रिलीजन्स कैसे थे। दूसरी बात, वो यहाँ पे रिलीजन के साथ साथ वो काफी सारी चीजें जैसे सोशल लाइफ क्या है, कस्टम्स क्या है इंडिया में, है ना, क्या कस्टम्स चलते हैं, क्या ट्रेडिशन है इंडिया के, ये सब चीजें यहाँ पे लिखी जाती है। इवन लॉज के बारे में भी लिखते हैं यहाँ पे। हर चीज के बारे में उन्होंने इसमें लिखा और लिखने के साथ साथ इन्होंने कंपेयर किया अदर कल्चर्स को, है ना, कंक्लूडिंग विद कंपैरिजन विद अदर कल्चर्स। अल बिरूनी ने 3 मेजर बैरियर्स बताए थे उस टाइम पे जो उनको समझे नहीं, है ना। अल बिरूनी को 3 ऐसी चीजें थी जो अल बिरूनी को बराबर चीजें समझी नहीं, जिस कारण वो काम नहीं कर पाए अच्छे से। पहली थी लैंग्वेज। अब कैसा है कि सिर्फ संस्कृत तो नहीं बोली जाती थी ना इंडिया में, एक लेवल पे संस्कृत बोली जाती थी, बट बाकी लेवल पे जो लैंग्वेजेस बोली जाती थी वो समझ नहीं पाए। दूसरा, उनको रिलीजियस के जो बिलीव्स थे वो उससे समझ नहीं पाए अच्छे से कि ऐसा क्यों होता है। तीसरा कि हम कहेंगे कि जो लोकल लोग हैं उनको, लोकल पॉपुलेशन, उनको वो ठीक से समझ नहीं पाए। ये सब चीजों के कारण ये 3 बैरियर्स उनके बीच में रहे हैं। बट उन्होंने काफी सारी चीजें बताने की कोशिश की, बट वही वो बता पाएंगे ज्यादातर जो व्यूज है ब्राह्मण्स के, तो ब्राह्मण के व्यू के अकॉर्डिंग ही बताएंगे, क्योंकि संस्कृत वर्क्स जो है वो ब्राह्मण ही उस पर वर्क करते थे। तो ब्राह्मण के लोकल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनके व्यू से वो चीजें नहीं रख पाए हमारे सामने, ये सिर्फ एक कमी रह गई है। बाकी वो चीजों को अच्छे से बता पाए हैं। उन्होंने बहुत ट्राई किया कि वो कास्ट सिस्टम को एक्सप्लेन करे, बट आपको पता है कि लिमिटेशंस थे, जिस कारण वो सिर्फ संस्कृत में जो चीजें लिखी उतना ही वो डिस्कस कर सकते थे हमारे साथ। लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर रहा है। तो अल बिरूनी इन्होंने किताब उल हिंद लिखी है। नेक्स्ट जो हमारे सामने आते हैं वो है मार्को पोलो। मार्को पोलो को कौन नहीं जानता, और इनकी बुक जो है वो बुक ऑफ सर मार्को पोलो है। मार्को पोलो ये इटालियन मर्चेंट थे, एडवेंचरर और राइटर थे। आपको पता है वो हिज ट्रेवल्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, इनकी जो बुक थी द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, उसमें लिखा गया है पूरा। ये लिखने के साथ आपको ये भी बता दूं कि उनके बुक में उन्होंने मेंशन किया है कि चाइना जो उसका लार्ज एरिया है और ग्रेट वेल्थ है ना। ही मेंशन्ड इन हिज बुक दैट चाइना हैड लार्ज एरिया एंड ग्रेट वेल्थ। चाइना का बहुत वेल्दी भी है, यानी इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा और बहुत बड़ा रीजन है चाइना। उन्होंने काफी सारी चीजें लिखी है अपने एक्सपीरियंसेस। द बुक ऑफ सर मार्को पोलो ये अलग बुक है। ये बुक जो है क्रिस्टोफर कोलंबस से इंस्पायर्ड थे वो। तो ये ट्रैवल करते करते जो उनके एक्सपीरियंसेस है वो उन्होंने यहाँ पे लिखे। मार्को पोलो की जो ट्रिप थी इंडिया में वो अराउंड 1271 एडी के आसपास इंडिया में आए। और मार्को पोलो आने के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि वो काकटिया किंगडम को भी विजिट करते हैं, है ना, जब क्वीन रुद्रमा देवी वहां पे थी। अब ऐसा कहा जाता है, मार्को पोलो ने हमें ऐसा बताया है कि उनके बुक्स में ऐसा लिखा गया कि किंग रुद्रमा देवी जो थी उनको उनके फादर का जो रूल था वो उन्हें मिल गया था। यानी ऐसा नहीं है कि तब वुमेन रूल नहीं करती होगी, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली लिखा कि फादर का रूल उस वक्त रुद्रमा देवी यानी उनके बेटी को भी मिला था। इसके अलावा काफी सारी चीजें लिखते हैं इंडिया के बारे में, काफी सारी चीजें उन्होंने अपने बुक में लिखी है जो कि मार्को पोलो थे उन्होंने।
सो ये सब चीजें हमें यहाँ पे पता चलती है। उसके बाद ये एक व्यक्ति जिनका नाम है इब्न बतूता, इब्न बतूता ने लिखी हुई रिहला। अब इब्न बतूता ये वर्ड तो आपने सुना होगा, आई थिंक सभी ने सुना होगा, चाहे वो किसी सॉन्ग में क्यों ना हो। इब्न बतूता जो थे ये मोरक्कन ट्रैवलर थे, मोरक्को के ट्रैवलर थे, और इनका जो बॉर्न हुआ था वो टैंजियर करके जो जगह है वहां पे हुआ था। अब कोई बता सकता है मोरक्को जो है ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? मोरक्को अफ्रीका में, है ना। सो मोरक्को ये अफ्रीका में आता है, और एक नॉर्थ अफ्रीका की एक कंट्री है मोरक्को। मोरक्को का जो कैपिटल है वो रबात करके जो जगह है वो कैपिटल है मोरक्को का, अफ्रीका का। वहां के ये ट्रैवलर थे, वहां से ये आए थे। ये इंडिया में 1332 से 1333 एडी के वक्त आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त। मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त ये आते हैं, और मोहम्मद बिन तुगलक इनको काजी करके अपॉइंट कर देता है या फिर जज ऑफ दिल्ली बना देता है। 1342 में वो चाइना की तरफ निकल जाते हैं सुल्तान के एनवॉय या फिर एम्बेसडर करके। दिल्ली के जो सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनके ट्रैवलर, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो भी सुल्तान आए उनके बाद इनको भेज दिया जाता है बाहर एक एम्बेसडर करके। और इब्ने बतूता जो थे ही ऑफन कंपेयर्ड दैट ऑफ विद दैट ऑफ मार्को पोलो, क्योंकि मार्को पोलो भी इंडिया और चाइना को विजिट करते हैं और इब्ने बतूता ने भी दोनों को विजिट किया। इब्ने बतूता का आपको बताता हूँ ट्रैवलिंग, दिल्ली से मलाबार कोस्ट पे, मलाबार कोस्ट जो होती है यानी इंडिया का जो नीचे का है पेनिनसुलर इंडिया, वहां पे आपको यहाँ पे जो देखने मिलती है कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ जो देखने मिलती है मलाबार कोस्ट है, केरला वाला कोस्ट मलाबार, और तमिलनाडु वाला कोस्ट कोरोमंडल कोस्ट। अब यहाँ पे मलाबार कोस्ट पे जाते हैं दिल्ली से, दिल्ली से मलाबार कोस्ट जाने के बाद वहां से श्रीलंका की ओर बढ़ जाते हैं, वो श्रीलंका की ओर आते हैं यहाँ से, फिर वो श्रीलंका से वापस आते हैं मलाबार कोस्ट पे, फिर मलाबार कोस्ट से वो मालदीव की ओर निकलते हैं, मालदीव से वो फिर बंगाल की तरफ आते हैं, बंगाल से वो ऊपर आसाम की तरफ जाते हैं, आसाम से वो इंडोनेशिया की तरफ सुमात्रा में जाते हैं, और सुमात्रा से वो जैतून करके जो है वहां पे चाइना में जाते हैं। इतने सारे जगह पे उन्होंने ट्रैवल किया। ऐसा कहा जाता है कि ये जो जगह है यहाँ पे 18 महीने तक वो रहे हैं। सो अकाउंट ये जो मार्को पोलो है उन्होंने कंपेयर किया है ना, तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि ये जो मार्को पोलो उनको कंपेयर किया जाता है मेनली इब्न बतूता या इब्न बतूता के साथ, या इब्न बतूता को मार्को पोलो से कंपेयर किया जाता है। इब्न बतूता ने एक बुक लिखी, काफी सारी बुक लिखी है ऑन ट्रैवल्स इन अरेबिक, और इसमें से एक बुक है रिहला करके जो सबसे फेमस एक बुक है। इब्न बतूता जो है उनको ऐसा कहा जाता है कि उनको पान बहुत पसंद आया था। पान आपको पता है इंडिया का पान, बिटर लीव्स, और कोकोनट बहुत पसंद था उन्हें, तो कोकोनट और पान के बारे में उन्होंने अलग से मेंशन यहाँ पे किया हुआ है। सो ये लिखते हैं कि ये जो कोकोनट होता है ना, कोकोनट वो एक पर्सन की हेड की तरह दिखता है, ये उन्होंने लिखा था अपनी किताब में। तो कोकोनट शायद उन्होंने पहली बार देखा होगा, ये मुझे नहीं पता, बट अलग से उन्होंने कोकोनट के बारे में लिख दिया कि वो एक इंसान के हेड की तरह दिखता है ना। और पान तो इनको बहुत ही ज्यादा पसंद था, बहुत ही ज्यादा। और ही ऑल्सो मेंशन पोस्टल सिस्टम वाज वेरी एफिशिएंट, है ना, तो इंडिया का पोस्टल सिस्टम भी बहुत अच्छा था, ये भी उन्होंने यहाँ पे लिखा है। सो ऐसे व्यक्ति थे इब्न बतूता जो एक करके काफी सारे देश को ट्रैवल करके निकल गए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो निकोलो डे कोंटी, निकोलो डे कोंटी जो है ये इटालियन मर्चेंट और एक्सप्लोरर थे। वो 1420 से 1421 के बीच में देवराया फर्स्ट जो थे विजयनगर किंगडम की बात करें तो कर्नाटका वाला रीजन, कर्नाटका में विजयनगर, हम्पी और ये सब इनके जो कैपिटल रहे, विजयनगर का 1420 से 21 के बीच में देवराया फर्स्ट के वक्त ये आए थे। आपको पता होगा विजयनगर किंगडम की एस्टेब्लिश जो जिन्होंने किया था उनका नाम था हरिहर और बुक्का, ये आपको पता है। तो माइलापुर करके जो जगह है चेन्नई में, वहां पे ही फाउंड द टूम ऑफ सेंट थॉमस, है ना। तो यहाँ पे ये लिखा जाता है कि ये उस वक्त भी क्रिश्चियनिटी इंडिया में थी, क्योंकि वहां पे टूम दिख रहा है सेंट थॉमस का। अब ये दिख रहा है ना, क्रिश्चियनिटी तो होगी। तो उन्होंने काफी सारी चीजें निकोलो डे कोंटे ने लिखी, जैसे वो लिखते हैं कि गोल्ड और स्पाइस ट्रेड जो है इंडिया, सुमात्रा और चाइना के बीच में काफी अच्छे से होता है। उसके अलावा तेलुगु जो है वो इटालियन ऑफ द ईस्ट है, क्योंकि वो जिस किंगडम में आए वहां पे तेलुगु लैंग्वेज ही चलती थी। विजयनगर में उस वक्त तेलुगु लैंग्वेज है। अब देखेंगे कृष्णदेव राय जो थे उनके भी काफी वर्क्स तेलुगु में है, जैसे कि मैं आपको लिटरेचर में बता भी चुका हूँ ये चीजें। तो निकोलो डे कोंटी ये चीजें हमें बता के जाते हैं। ये बताने के साथ साथ अगले जो है वो अब्दुल रजाक जो है, अब्दुल रजाक ने मातला उस सदैन व माजमा उल बहरैन ऐसी एक बहुत बड़ी बुक लिखी हुई है। ठीक है, नाम तो बड़ा है बट ठीक है। अब्दुल रजाक जो थे ये पर्शियन तैमूरिड क्रॉनिकलर थे,
एंड स्कॉलर थे जो विजयनगर में ही आए थे। और पहले जो है ये देवराया फर्स्ट के वक्त आए थे, निकोल डे कॉन्टे। अब्दुल रजाक जो थे देवराया सेकंड के वक्त आए थे, उन्होंने देवराया सेकंड के रूल के बारे में लिखा हुआ है। ऐसा कहा जाता है, ही केम टू द कोर्ट ऑफ किंग जैमोरिन ऑफ कैलिकट। मैंने आपको ये, जिसने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स देखे होंगे उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखे उनको टेंशन नहीं लेना है, वो आराम से देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, वो यूट्यूब पे है ही। सो किंग जैमोरिन, किसका वेलकम किया था किंग जैमोरिन ने? यस, वेरी गुड, वास्को द गामा। वास्को द गामा जो है उनको वेलकम किया था किंग जैमोरिन, हिंदू किंग थे किंग जैमोरिन। तो ये जो अब्दुल रजाक है ये किंग जैमोरिन के कोर्ट में भी गए थे एज एन एम्बेसडर ऑफ शाहरुख। तो शाहरुख कौन थे? तो शाहरुख तैमूरिद डायनेस्टी जो हुआ करते थे उस वक्त, बाबर भी तैमूरिद डायनेस्टी से ही जुड़े हुए थे। तो उस वक्त जो तैमूरिद डायनेस्टी जो पंजाब में चलती थी, वहां पे एक रूलर थे शाहरुख नाम के, उनके एम्बेसडर करके अब्दुल रजाक इंडिया में आते हैं और वो किंग जैमोरिन के कोर्ट में भी विजिट करते हैं। सो इस तरह से आए थे, वो थे किंग ये अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक की बात करूं तो उन्होंने 45 पेज की एक नरेटिव मिशन लिखा है इंडिया में, जो कि एक चैप्टर है उनके बुक में, और बुक का नाम है मातला उस सदैन व माजमा उल बहरेन, ऐसा उनके बुक का एक नाम है। उसके बाद डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस की अगर हम बात करें तो अभी ज्यादा नहीं बचे, 4-5 ही बचे हैं, तो इसको थोड़ा सा फैक्चुअल पोर्शन है, इसको थोड़ा सा ये कर लीजिएगा, है ना, हैंडल करना है हमें। सो डोमिंगो पेस जो है, इन्होंने क्रोनिका दोस रेस दे बिस्नागा लिखी है। अब ये जो है ये एकदम अच्छे से तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि पोर्चुगीज काफी सारी चीजें इसमें यूज हुई है। ही वॉज पोर्चुगीज मर्चेंट, राइटर, एक्सप्लोरर, और ये 1520 से 22 के बीच में, एडी के बीच में इंडिया में आए थे। इन्होंने काफी सारी चीजें लिखी है, यानी यहाँ पे डिटेल्ड अकाउंट बताए गए हैं। जैसे कि हम कहेंगे कि हम्पी के बारे में लिखा जाता है, कृष्णदेव राया जो थे वो तुलुवा डायनेस्टी के थे, ये भी चीजें हम पढ़ते हैं एंशियंट में। अब ये सब जब हमने चीजें पढ़ी है तो हमें ये पता है कि तुलुवा डायनेस्टी के कृष्णदेव राया, और उन्होंने कुछ फीचर्स बताए, जैसे कि इरिगेशन बहुत अच्छा था उनके ऊपर, इरिगेशन इतना अच्छा था और क्रॉप्स बहुत अच्छे थे, और वेरी लो प्राइजेस आपको ये चीजें अवेलेबल हो जाती थी। कल्चर बहुत सारे थे, क्रॉप्स या फिर वेजिटेशन में भी हो, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स, डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेशन इंडिया में देखने मिले। और मार्केट जो है वो बहुत ही बिजी मार्केट थे, प्रीशियस स्टोन्स मिलते थे, आज भी मिलते, कोई नीलम लाता है तो कोई कौन सा पत्थर लाता है, ये सब प्रीशियस स्टोन्स होते, तो उसके मार्केट के बारे में भी लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि सिटी वॉज प्रॉस्परिंग एंड इट्स साइज वॉज कंपेरेबल टू रोम। जो रोम होता है उसके कंपैरिजन में पूरा एक शहर आपको देखने मिलेगा विजयनगर किंगडम में, हम्पी। इतनी बड़ी चीजें लिखते हैं, वहां पे वेजिटेशन भी बहुत अच्छा था, है ना, एक्वाडक्ट्स थे, आर्टिफिशियल लेक्स थे, ये सब चीजें देखने मिलता था उस वक्त, ये उन्होंने कहा था। हम्पी आज पूरा खत्म हो चुका है। हम्पी ये शहर जो है, यहाँ रुइंस बचे हुए हैं। हम्पी अपने रुइंस के लिए फेमस है, अगर आप हम्पी में जाओगे तो आप रुइंस ऑफ हम्पी देखोगे। जो विजयनगर किंगडम को अटैक करके तोड़ दिया गया, उसके आज भी रेमिनेंट्स वहां पे रखे हुए, टूटा हुआ एक किंगडम वहां पे आपको देखने मिलेगा हम्पी में। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस हम्पी। तो मैंने हम्पी में जब विजिट किया तो मैंने काफी सारी चीजें, अब देखिए आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो जगह है उनको ज्यादातर मैं विजिट करते रहता हूँ। हम्पी को जब मैंने विजिट किया तो मैंने ये देखा कि कितना बेहतरीन किंगडम हुआ करता होगा जिसको तोड़ दिया गया है। तो वो टूटी हुई चीजें आज भी वहां रखी गई है, और वो बहुत एक यूनेस्को की भी एक साइट होने के कारण उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये थे डोमिंगो पेस, जो कि कृष्णदेव राया के बारे में लिखते हैं। अब डोमिंगो पेस के बाद अगर हम बात करें तो विलियम हॉकिंस। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो विलियम हॉकिंस का नाम आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव करके ब्रिटिश किंग जेम्स वन के वक्त वो आए थे इंडिया में 1608 में। ट्रैवल टू आगरा इन द कोर्ट ऑफ मुगल एम्पर जहांगीर के कोर्ट में आए थे। आपको पता है सूरत में फैक्ट्री ओपन करना था, उसकी परमिशन लेने वो आए थे विलियम हॉकिंस, है ना, और वो परमिशन लेने की कोशिश कर रहे थे और बाद में परमिशन मिली भी थी, है ना। तो ये सब चीजें होती है। अब फैक्ट्री ओपन करने की परमिशन ब्रिटिश ने ले ली। फैक्ट्री यानी ब्रिटिश व्यापार करना चाहते थे, ब्रिटिश जो इंडिया में ट्रेड करना चाहते थे, इसलिए फैक्ट्रीज ओपन करना चाहते थे। फैक्ट्री यानी ऐसा मत समझिए कि शूज बनाने की फैक्ट्री। फैक्ट्री यानी सिर्फ वो जहां पे ये जो भी चीजें आएगी, जैसे कोई अगर वो यूरोप से लेके आए तो ये जितनी भी चीजें उसे यहाँ पे वो रखेंगे इसके लिए, और यहाँ से फिर ट्रेडर्स को बेचेंगे और ट्रेडर्स फिर मार्केट में बेचेंगे। सो ऐसे उन्होंने फैक्ट्रीज बना के रखी थी, फिनिश गुड्स यहाँ पे आके उसको वो, है ना, यहाँ पे स्टोर करते थे, इस तरह से समझ जाइए। तो ये सब हो गया ये विलियम हॉकिंस। उसके बाद सर थॉमस रो आ जाते हैं। सर थॉमस रो जो थे वो मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स थे। जैसे आज हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं ना, वैसे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ऑफ लोकसभा हम कहते हैं ना, वैसे वो हाउस ऑफ कॉमन्स के थे।
क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के वक्त वो आए थे, 1615 से 1619 तक वो एम्परर जहांगीर के कोर्ट में थे। अब थॉमस रो क्यों आए? सबसे पहले विलियम हॉकिंस ने तो फैक्ट्रीज ओपन करने की परमिशन ले ली, फैक्ट्रीज ओपन होने लगी। अब थॉमस रो आते हैं ताकि और भी ज्यादा फैक्ट्री ओपन हो पाए या फिर प्रोटेक्शन मिल पाए, क्योंकि वहां पे उस वक्त पोर्तुगीज भी थे जो ब्रिटिश पे अटैक करने वाले थे। तो ब्रिटिश यही कहते थे कि हमें प्रोटेक्शन होना, तो ये मिशन के लिए थॉमस रो आए थे। तो प्रोटेक्शन ऑफ द फैक्ट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एट सूरत, और उसके साथ साथ वो और भी ज्यादा फैक्ट्रीज टू एस्टेब्लिश मोर फैक्ट्रीज, इसकी भी परमिशन लेने वो आए थे जहांगीर के कोर्ट में, थॉमस रो। तो उन्होंने लिखा है जर्नल ऑफ द मिशन ऑफ मुगल एम्परर, जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि कंट्रीब्यूशन क्या रहा है मुगल का हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। ये चीजें थॉमस रो के इसमें हमें देखने मिलती है। ओके, तो अभी हमें 4-5 हमारे जो बच्चे हैं उसे खत्म कर लेते हैं। अब ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, सिर्फ एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट 2-3 इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने हैं। पीटर मुंडी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट पता होना जरूरी है। एक ब्रिटिश मर्चेंट ट्रेडर थे, ट्रैवलर भी थे और राइटर भी थे। तो इंडिया में उन्होंने इंडिया को भी ट्रैवल किया, जापान को भी किया और चाइना को भी किया। उसके बाद 1628 में वो सूरत में आते, जैसे आपको पता है 1608 में कोई आते हैं और 1615 में कोई आते हैं, है ना। 1608 विलियम हॉकिंस, 1615 थॉमस रो, और पीटर मुंडी जो है वो 1628 में आते हैं। ऐसे 3 ईयर्स ये है। एंड देयर आफ्टर इन आगरा 1630, वहां से वो पटना की तरफ चले गए। सूरत से आगरा जाते हैं, आगरा से पटना निकल जाते हैं, और वहां पे उन्होंने लिखा बंजारा कम्युनिटी के बारे में। बंजारा कम्युनिटी के ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बंजारा कम्युनिटी जो है ये क्या करती है। अब उसमें काफी सारे कंफ्यूजन रहे कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से था। तो ये क्वेश्चन अलग अलग जगह से कहीं से भी आता है, बट इन्होंने भी बंजारा कम्युनिटी के बारे में कुछ लिखा था। और ये लिखते हैं कि जो बंजारा कम्युनिटी होती है इंडिया में, ये ट्रेडर थे पहले, है ना। ट्रेडर थे, नोमैड्स थे। नोमैड्स यानी ट्रेडिंग के चलते एक जगह से दूसरी जगह सेटल हुआ करते थे, एक जगह छोड़ी दूसरी जगह गए, वहां ट्रेडिंग की, वहां व्यापार किया, फिर अगली जगह गए, ऐसा। तो ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत एंड मुगल टाइम्स के वक्त ऐसा कहा जाता है। और इनके जो कैरावैन्स थे उनको तंड कहा जाता है, ऐसा उन्होंने कहा, तांडा। तो ये होते हैं उनके कैरावैन्स, जो बंजाराज होते हैं उनके। ओके, उसके बाद हम आते हैं, यानी ये जो व्हीकल से घूमते थे ना उसको तांडा कहते थे, ऐसा उन्होंने पीटर मुंडी ने कहा है। अब नेक्स्ट जो है वो है जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर जो है वो कुछ चीजें देखेंगे तो वो हम कहेंगे कि फ्रेंच जेम्स, स्पेशली डायमंड मर्चेंट और ट्रैवलर थे। डायमंड के मर्चेंट थे, डायमंड के व्यापारी थे, फ्रांस के थे, और वो इंडिया में आते हैं बिटवीन 1638 से 1643 एडी के बीच में। और वो आगरा में भी जाते हैं, वहां से वो गोलकोंडा किंगडम के तरफ जाते हैं साउथ में। वो शाहजहां के कोर्ट को भी विजिट करते हैं, और शाहजहां के वक्त जो फर्स्ट गोल्ड जो डायमंड माइन थी, क्योंकि आपको पता है शाहजहां जो थे वो जेम्स और ये सब डायमंड्स का बहुत यूज करते थे। अब शाहजहां की वक्त जो डायमंड माइंस थी उसको उन्होंने विजिट किया, और विजिट करने के बाद अपनी जो बुक है उसमें उन्होंने डायमंड और डायमंड माइंस के बारे में लिखा। उन्होंने क्या लिखा पता है? उन्होंने ही इज पॉपुलर फॉर हिज डिस्कवरी एंड परचेस ऑफ ब्लू डायमंड, है ना। तो उन्होंने डिस्कवर किया एक ब्लू डायमंड नाम का एक डायमंड उस गोल्ड माइन में, और उसको परचेस किया। परचेस करने के बाद उन्होंने लुई 14 जो थे फ्रांस के जो किंग थे उनको वो बेचा भी था, ये जो है जॉन बैप्टिस्ट ने। तो ये चीजें हमें इनके टैवर्नियर जो है इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। सो जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, ये एक और हमें देखने मिलते हैं फ्रांस के ट्रैवलर जो इंडिया में आते हैं। नेक्स्ट इज निकोलो मैनुची। निकोलो मैनुची जो है ये इन्होंने स्टोरिया डो मोगोर ये लिखा हुआ है ना। सो इटालियन राइटर थे, डॉक्टर थे, ट्रैवलर थे, इंडिया में 1653 में आए थे। 17 ईयर्स के थे जब वो इंडिया में आए, ये सबसे पहले आपको ये बता दो। उन्होंने 17 ईयर्स के होने के बाद उनको इतना पसंद आया इंडिया कि इंडिया में अपनी पूरी लाइफ ही उन्होंने गुजार दी। गुजारने के साथ साथ अब कुछ जॉब तो ढूंढना पड़ेगा भाई, तो निकोलो मैनुची जो थे उन्होंने इंडिया में लाइफ गुजारने के लिए उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिला। आर्टिलरी मैन करके उन्होंने आर्मी में, मुगल आर्मी में उनको जगह मिली जो कि दारा सिको के अंडर थी। अब दारा सिको के अंडर वो आर्मी में चले जाते हैं। अब दारा सिको को तो आपको पता है कि राजपूत रूलर जो, अब पता हो ना हो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, दारा सिखों को डिफीट किया था। अब दारा सिखों को हरा दिया गया, और दारा सिखों को हराया था। ये हराने के बाद हम देखेंगे कि जो औरंगजेब थे,
औरंगजेब ने हराया था दारा सिखों को। अब ये सब जो लोग थे एक ही इसके थे, बट थ्रोन के लिए लड़ाई चल रही थी। दारा सिखों जो रूलर बनना चाहते थे उनको औरंगजेब ने हरा दिया और औरंगजेब रूलर बन गए। ये सब भाई भाई समझ जाइए एक तरह से। अब ये होने के बाद, हार जाने के बाद वो कहीं और चले गए। फिर वो राजपूत किंग राजा जयसिंह के कोर्ट में चले गए। यहाँ जाने के बाद हम ये कहेंगे कि वो जॉब ढूंढते ढूंढते जग, यानी हम कहेंगे काम ढूंढते ढूंढते पूरे इंडिया ही वो घूम लिए। कश्मीर से बंगाल, बंगाल से गोवा, गोवा से मद्रास, ऐसी बहुत सारी जगह वो घूमते रहे और घूमते घूमते उन्होंने इंडिया में सभी चीजें देख ली कैसी होती है। यहाँ पे फिर उन्होंने बाद में जो किताब लिखी उसमें हमने पूरे उस वक्त के इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। अब आपको ये बता दूं कि वो इंडिया में आते हैं और इंडिया साउथ इंडिया की तरफ निकलते हैं। साउथ इंडिया में आके उनको सिद्ध प्रैक्टिशनर का भी एक तरह से हम कहेंगे कि एक रेपुटेशन मिला था। अब सिद्ध प्रैक्टिशनर करते क्या है, तो सिद्धार्थ जो होते हैं ये मेडिसिनल ट्रेडिशन है ना, तो मेडिसिनल वाले होते हैं। तो इस तरह से मेडिसिन से जुड़े हुए एक व्यक्ति ये आपको पता चल जाते हैं। 1698 में उन्होंने बुक लिखी, हिज बुक स्टोरिया दो मोगोर। तो मोगोर यानी ऐसा समझ जाए कि स्टोरी ऑफ मुगल, ऐसी बुक थी। तो अब इटालियन है तो इस तरह से हो जाता है। और वो शाहजहां के बारे में, औरंगजेब के बारे में लिखते हैं। और पता है औरंगजेब को क्या कहते हैं, कि औरंगजेब एक इविल विलन थे और एक सफरिंग जो है, मेरा मैं सफरिंग हीरो हूं। तो लॉन्ग सफरिंग हीरो निकोलो मैनुच्ची और एक एविल विलन औरंगजेब, अकॉर्डिंग टू स्टोरिया दो मोगोर, है ना। तो ये बुक में वो इस तरह से चीजें लिखते हैं, निकोलो दो मैनुच्ची। तो ये थे एक और ट्रैवलर। अब हम सेकेंड लास्ट ट्रैवलर को पढ़ के, लास्ट ट्रैवलर को बाद में पढ़ के और फिर हम ये चीजों को रोक देंगे। लास्ट ही ट्रैवलर समझिए, सेकेंड लास्ट नहीं, लास्ट ट्रैवलर जो हम पढ़ेंगे वो ये यहाँ पे अगर हम आएंगे तो फ्रांसॉय। अब यहाँ पे इसको आप जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहे कर सकते हैं। अब फ्रांसॉय ऐसे, या फिर वो फ्रेंच जो लोग हैं वो थोड़ा अलग प्रोनाउंस करेंगे। तो ये बर्नियर थे, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, ये इनकी बुक है। ये फ्रेंचमैन है बर्नियर, और ये डॉक्टर थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे और हिस्टोरियन भी थे। 1656 में इंडिया में आते हैं। 1656 में आने के साथ साथ वो 12 साल 12 इयर्स मुगल के एम्पायर में रहे हैं। अब मुगल एम्पायर में वो 12 साल रहे हैं और 12 साल रहने के बाद उन्होंने मुगल इंडिया को एक यूरोप से कंपेयर किया, स्पेशली फ्रांस से कंपेयर किया। और आपको पता है उन्होंने क्या ढूंढ के निकाला, यानी हम कहेंगे कॉन्स्टेंटली कंपेयर्ड मुगल इंडिया विद कंटेम्प्रेरी यूरोप, स्पेशली फ्रांस, और बताया कि जो फ्रांस का है वो सुपेरियर है, मुगल एम्पायर जो है वो एम्पायर वो कोई सुपेरियर नहीं है। पता है मुगल के बारे में क्या लिखते हैं? सबसे पहले वो लिखते हैं कि मुगल एम्पायर के जो किंग थे, वो किंग एक हम कहेंगे किंग ऑफ बेगर्स एंड बारबेरियन, ऐसे किंग थे, है ना। बेगर और बारबेरियन किसी तरह से किंग थे। बारबेरियन यानी वो एक तरह से सिविलाइज्ड नहीं, जंगली तरह के जो हम कहते हैं, वो इन्होंने कहा था वो मुगल किंग्स को। उन्होंने ये भी कहा कि मुगल के जो लैंड थी उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी मिलती ही नहीं थी किसी को। सबका सब अगर देखा गया तो पूरी मुगल की ही प्रॉपर्टी, पूरी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, प्राइवेट लैंड भी नहीं हुआ करती थी मुगल के, इसमें ये भी वो लिखते हैं। उसके बाद और वो ये कहते हैं कि आर्टिसन जो काम करते थे मुगल के वक्त, उनको भी कोई इंसेंटिव नहीं देते थे, वो अपनी क्वालिटी भी इंप्रूव नहीं कर पाते थे। वो कहते हैं कि मुगल की जो सिटीज है, मुगल की सिटीज वो एक तरह से कैंप टाउन लगते हैं। कैंप टाउन्स यानी जब लड़ने कोई जाते हैं ना तो कैंप्स बनाते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो कैंप टाउन्स है। ये इस तरह से चीजें वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं मुगल को। और ये बनाने के साथ साथ उन्होंने कुछ कारखाना जो थे, हमने कारखानाज भी पढ़ा था, कारखानाज और ये सब अकबर के वक्त बनाए, ये तो बहुत बात के व्यक्ति हैं। कारखाना और ये सब बनाए जाते हैं, इसके बारे में उन्होंने लिखा। उसके साथ साथ उन्होंने काफी सारी चीजें इस तरह से लिख के गए वो इंडिया के बारे में ना। तो यहाँ पे कारखानाज के बारे में, या फिर उन्होंने ये भी लिखा कि महाजन जो है, सेठ या नगर सेठ जो होते हैं, ये कास्ट कम ऑक्यूपेशनल बॉडी थी। महाजन एक कास्ट भी हो जाती थी ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग। बड़े लोग थे, शेठ वाले बड़े लोग थे, नगर शेठ बड़े लोग थे, ऐसे उन्होंने काफी सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। ये हमें यहाँ पता चलता है, इनको कहा जाता है फ्रांसॉइस बर्नियर, ये है। उसके बाद आखिरी एक और चीज आपको मैं बता देता हूँ इसी में, आखिरी एक चीज ये बता देता हूँ। यहाँ पे एक और ट्रैवलर के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, उसके बारे में फिर मैं आपको नोट्स में लिखा हुआ दे दूंगा। बट ये एक एडिशनल है, एडिशनल चीज है। सो इसमें भी
और हो सके तो सबको लेक्चर के एंड तक इसीलिए रहना है क्योंकि एंड में हमें काफ़ी सारी चीज़ें है ना डिस्कस करनी, इंटरेक्शन हमारे एंड में हमें करने हैं। तो इसलिए एंड तक आपको बने रहना है सभी को, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपसे बात करने वाला हूँ एंड में और आपको जानने भी वाला हूँ, तो हम अगली बार जब भी मिलेंगे तो हम एक दूसरे को जान पाए। सो अभी तो कैमरा ऑफ है हम सबके, बाद में मेरा कैमरा ऑन होगा और फिर मैं आपसे इंटरेक्ट करने वाला हूँ। तो उसके बाद हम आएंगे आगे। तो आगे जब हम आते हैं तो एक और हमें देखने मिलते हैं जॉन एंटोइन ड्यूबियोस करके, ड्यूबॉइस करके, जॉन एंटोनी ड्यूबॉइस करके, ये इनके बारे में बता देता हूँ, फिर इनके बारे में मैं आपको उसमें दे दूंगा। इन्होंने क्या क्या लिखा है बताए, हिंदू मैनर्स, कस्टम्स एंड सेरेमनीज, इसके बारे में लिखते हैं जॉन एंटोनी ड्यूबोस करके हैं। अब ये अगर बोलेंगे तो ये फ्रेंच थे, ही वॉज फ्रेंच, सॉरी ये एक फ्रेंच थे। फ्रेंच होने के साथ साथ ही ट्रैवल टू साउथ इंडिया, वो साउथ इंडिया में आते। ये कुछ फैक्ट्स है जो मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूँ डायरेक्ट। ये अगर देखा गया तो इनको डोडा स्वामी कहते थे लोकल लोग, है ना। तो ही वॉज कॉल्ड डोडा स्वामी इनको कहते थे, जो लोकल लोग थे साउथ के वो। और वो होने के साथ साथ वो क्यों आए थे पता ही, केम, इनके एक ऑब्जेक्टिव था इंडिया में आने का, और ऑब्जेक्टिव था कि कन्वर्टिंग इंडियन हिंदूज टू क्रिश्चियनिटी, टू कन्वर्ट पीपल इनटू क्रिश्चियनिटी, इस चीज के लिए वो आए थे, है ना। तो ये कुछ चीजें हमें इनके बारे में पता चलती हैं। और ये होने के साथ साथ आपको ये बता दूं कि वो फेल हो गए, वो ऐसा नहीं कर पाए। इंस्टीड वो इसी, यानी वो जाने इसलिए जाते हैं कि वो इंडिया में और उन्होंने यहाँ की लाइफ ही वो अडॉप्ट कर ली, वे ऑफ लाइफ, क्लोथिंग, फूड, वेजिटेरियन बन गए वो, लैंग्वेज भी हिंदू वाली, और टिपिकल हिंदू मोंग खुद ही बन गए। तो ये देख रहे हैं आप कितना अलग सा हुआ यानी आए थे कन्वर्ट करने और खुद ही बन गए यहाँ के एक साधु। ये बनने के बाद फिर उन्होंने अपनी बुक लिखी जिसमें हिंदू मैनर्स, हिंदू कस्टम्स, हिंदू सेरेमनीज, ये सब चीजें उन्होंने लिखना शुरू किया। अब ये सब उन्होंने लिखा, फेस्टिवल्स के बारे में लिखा, टेम्पल्स के बारे में लिखा, और खुद ही बन चुके थे यहाँ पे। तो ये सब यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक चीज यहाँ पे अलग से हमें देखने मिली। तो ये हम देखेंगे कि जॉन एंटोनी ड्यूबोइस जो थे वो खुद ही एक साधु बन गए, आए थे तो लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे हमें देखने मिलती है कि ये आखिरी ट्रैवलर थे। तो जिन ट्रैवलर्स के बारे में हमने पढ़ा वो हम देख लेते हैं, वो कौन कौन से थे। जैसे हमने मेगास्थेनिस पढ़ा, हेलियोडोरस पढ़ा, फाहीन पढ़ा, ह्यूएनसांग पढ़ा, ह्यूएनसांग के साथ आइसिंग पढ़ा, सुलेमान अल ताजिर पढ़ा, अल मसूदी पढ़ा, अल बिरूनी पढ़ा, मार्को पोलो, इब्न बतूता, निकोलो दे कॉन्टी, अब्दुल रजाक, डोमिंगो पेस, विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रो, पीटर मुंडी, जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, निकोलो मैनुच्ची, फ्रैंकोइस बर्नियर, ये सब लोगों के बारे में हमने आज स्टडी किया है। तो ये स्टडी करने के बाद आज का आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे। आखिरी टॉपिक पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब आखिरी जो टॉपिक है वहां जाने के पहले आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन किस तरह से है। तो क्वेश्चन आए हैं कि जैसे कि डायमंड और डायमंड माइंस के बारे में कौन बात करते थे, 2018 का क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं तो बताइएगा। मैं बताता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर्स एलोबरेटली डिस्कस्ड अबाउट डायमंड्स एंड डायमंड माइंस ऑफ इंडिया। आप ऐसे बता दीजिए, उसके लिए क्या जरूरत है आपको ऑप्शंस की। ऑप्शंस अगर होना तो बर्नियर, टैवर्नियर, थेवनॉट या कैरे। बर्नियर, टैवर्नियर, बताइए कौन थे। टैवर्नियर, वेरी गुड, टैवर्नियर थे जिन्होंने ये बोला था। यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने ये आपको यही बताना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके लिए आपको ये फैक्चुअल है। अब मेरे से आपने ये चीजें पढ़ ली है तो आपको इसको खुद से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एक आध क्वेश्चन आ गया तो आ गया। यूपीएससी में अब तक इस टॉपिक से एक बार क्वेश्चन पूछा गया, सिर्फ एक बार। बट आप सोचेंगे इतना बड़ा टॉपिक फिर हमने पढ़ा क्यों, क्योंकि यूपीएससी ने टॉपिक को टच कर लिया है। यूपीएससी ने जिस टॉपिक को टच कर लिया, आपने एक कहानी सुनी होगी, जो कहानी में आपको पता है कि एक किंग हुआ करता था, वो जिस भी चीज को टच करता था वो सोना बन जाती थी। उस किंग का नाम कोई जानता है क्या था, जिस चीज को टच किया वो सोना। सुनी थी ऐसी आप कहानी, सुनी है कि नहीं, ये बताइए।
नहीं सुनी है। तो किंग मिडास करके एक थे, तो वो ऐसी कहानी थी कि वो जिस भी चीज को टच कर लेंगे वो सोना बन जाती थी। अब ये चीजें है लालच से जुड़ी हुई। जब आप ज्यादा लालच करते हो तो वो उसने क्या किया, लालच में सब ये जो वरदान मांगा था कि मैं जिस भी चीज को टच करूँ सोना बन जाए, अब ये वो वरदान मांग लेता है क्योंकि बहुत लालची था। लालची होने के कारण अब उसने हर चीज को सोना बनाने के लिए ऐसा वरदान मांगा, ऐसी ब्लेसिंग्स मांगी, और ये होने के बाद जब ये पूरा हुआ तो जिस भी चीज को टच कर रहा था सोना बन रही थी। लालच में आने के बाद वो खाना खाने गया, खाने को जैसे उठाने गया तो खाना भी सोना बन गया। अब क्या सोने को खाएगा? पानी को पीने गया, पानी को हाथ लगा, पानी भी सोना बन गया। अपनी एक क्वीन आई, उस क्वीन को हाथ लगा, क्वीन भी सोना बन गई। इस तरह से हर चीज सोना बनते जा रही थी और उस किंग को लालच की अपनी बुरी सजा मिली कि उसको कुछ भी नहीं रहा उसका, है ना। ऐसी भी कुछ होता है, तो ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ही होता है। तो इसलिए मैं आपको ये भी बताना, अब ये किंग की कहानी इसलिए मुझे याद आई क्योंकि यूपीएससी जिस टॉपिक को टच कर लेती है वो सोना बन जाता है, क्योंकि उस टॉपिक से फिर क्वेश्चन आ सकता है। और वो सोना ऐसा है, यानी प्रीशियस, प्रीशियस बन जाती है वो चीजें, है ना। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, जस्ट लाइक दैट। वो टॉपिक भी प्रीशियस टॉपिक बन जाता है। सो ऐसा ही एक प्रीशियस टॉपिक है जिसको फिर से एक ही बार टच करके आई यूपीएससी, एक ही बार, बट एक बार टच कर लिया इसलिए पढ़ना पड़ रहा है। और उस टॉपिक का नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू एजेस। अब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ोगे। अब आप सोच रहे होंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेक्चर कहाँ शुरू हो गए। तो आपको ये बता दूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मैं आपको बताने वाला हूं ये अभी वाला नहीं है, मॉडर्न नहीं है, एजेस वाला है। यानी पुराना वाला हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी जो यूज होता था। आप अभी नई नई चीजें जानोगे, आप सोचोगे कि इंडिया में इतनी सारी चीजें हैं, भाई ये तो पता ही नहीं था कि ऐसा सब इंडिया में रहा है। तो यहाँ पे हम ये चीजें देख लेते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू एजेस। जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, ये टॉपिक कोई बड़ा नहीं है, फिर से एक फैक्चुअल टॉपिक, और फैक्चुअल टॉपिक होने के बाद इसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। जैसे मैं ऑलरेडी आपको एक चीज बता चुका हूँ कि आपको आज थोड़ा सा आखिरी लेक्चर होने के कारण थोड़ा सा आपने टाइम लेके आए हैं, हमें बात भी करनी है मुझे पता है, तो थोड़ा सा टाइम आप लेके आए हैं। जल्दी जल्दी इसे पढ़ लेते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक तो वैसा रहेगा नहीं, फिर भी हाँ ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है। मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू एजेस की अगर हम बात करें तो इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कब से डेवलप हुई है, ये अगर आप देखोगे तो एंशियंट टाइम से इंडिया में साइंस एंड, आप तो आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख रहे हैं। आप जानते हो इंडिया में आपने पढ़ा होगा एलोपैथी, ठीक है, एलोपैथी इंडिया का नहीं होगा, बट इंडिया में भी आयुर्वेदा बहुत पहले से है ना। और आजकल के लोग अब एलोपैथी में, जैसे कि हमारे बीच डॉक्टर भी है तो उनको पता है कि एलोपैथी और आयुर्वेदा में मेन डिफरेंस ये है कि एलोपैथी में कुछ साइड इफेक्ट्स रह सकते हैं, बट आयुर्वेदा में आई थिंक कि कोई साइड इफेक्ट शायद नहीं होते। अब मुझे तो बहुत नहीं पता इस फील्ड का, फिर भी मैं इतना बता सकता हूँ शायद, है ना। तो अभी प्रसन्न कुमार जी है या नहीं मीटिंग में, पता नहीं कि अभी वो नहीं है। सो वो ये जो चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं कि आयुर्वेदा और ये सब में बहुत ज़्यादा कोई हमें साइड इफेक्ट्स नहीं देखने मिलते हैं। तो बहुत ही आजकल लोग वो चीज़ों को भी फॉलो, और परमानेंट इलाज आपको आयुर्वेदा में मिल जाते हैं। सो यहाँ पे हम अगर देखेंगे आगे तो हम आज पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू एजेस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू एजेस जब हम पढ़ते हैं सो इसमें हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है। आप जानते हैं मैथमेटिक्स, हम कौन कौन से फील्ड में पहले से बात करते हैं पता है? मैथमेटिक्स में, मेडिसिन में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन, ये चीजें हमें पढ़नी है। इतने हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहले से है। अगर हम बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स को गणित नाम से जाना जाता है। गणित नाम ही मैथमेटिक्स के लिए यूज होता था। आपने इंग्लिश नाम सुनेंगे, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इंडिया में भी यही सब चीजें पहले से रही है, बस डिफरेंस ये है कि नाम अलग थे। अरिथमेटिक के लिए पट्टिन गणित ऐसा नाम था, अंक गणित इसे कहते हैं। अलजेब्रा के लिए बीज गणित नाम से लिखा था, बीजा गणित। रेखा गणित यानी ज्योमेट्री। एस्ट्रोनॉमी यानी ज्योतिष, ये हमें देखने मिलता है। एस्ट्रोनॉमी में खगोल शास्त्र होना चाहिए, और एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष होना चाहिए। तो ये भी कुछ चीजें हमें यहाँ पता चलती है। तो आप देखिए कि हम लोग कब से बात करते हैं इन सब के बारे में, और ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी नहीं किया। हमने बहुत सारी हमारी अचीवमेंट्स रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी। तो हम हिस्ट्री पढ़ते तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ कहाँ तक जाके आए। हम इवन ज्योतिष शास्त्र जानते, खगोल शास्त्र जानते, रेखा गणित जानते, बहुत सारी चीजें जानते। आप लोगों ने हड़प्पा पढ़ा, हड़प्पा में रोड्स कैसे थे आप बताइए मुझे। यस, रोड्स, वेरी गुड,
वेरी गुड, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न जिसे कहते थे, दे कट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब इतना अच्छा टाउन प्लानिंग था तो हमें एंगल्स का महत्व, एंगल्स का इंपॉर्टेंस, एंगल्स के बारे में तो हम जानते ही होंगे। इतने जब हम रेक्टेंगुलर शेप में बना पा रहे हैं, हम यहाँ पे 90 डिग्री के इसमें उसको बना पा रहे हैं, इसका मतलब ग्रिड पैटर्न हम जान रहे हैं। यानी हमें ग्रिड पैटर्न या फिर ये जो एंगल्स होते हैं, ज्योमेट्री में जब हम बात करते हैं, वो था हमें पहले से हड़प्पा के टाइम से पता है। हड़प्पा की बात छोड़ो, आपको मैं ये बताऊं कि जो टेम्पल आर्किटेक्चर आपने देखा, उस टेम्पल में आपने देखा होगा कि जो गोपुरम या फिर जो विमान या फिर जो भी शिखर कहेंगे, वो इस तरह से रहा करते हैं। टेम्पल बराबर इस तरह से, टेम्पल का ग्राउंड प्लान जो है वो कहीं पे हमें त्रिरथ देखने मिलता है, ऐसा पंचरथ देखने मिलता है, सप्तरथ देखने मिलता है। ये जो हमने देखी, ये कैसे बनाए हैं शेप्स, क्योंकि हमें नॉलेज था। इवन जहाँ पे यज्ञ होते थे, वो यज्ञ वाली जो कुंड, अग्नि कुंड होंगी, या फिर हम देख रहे हैं कि जो ऑल्टर होंगे, फायर ऑल्टर्स, तो वो उसके भी शेप्स आप देखिए। शेप्स का नॉलेज तो हमें रहा है, ये तो हमें पता ही चल रहा है। सो ये पहले से हमें रहा है। अब फायर ऑल्टर्स हो गए या फिर एंगल्स हो गए, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ये सब हमें पहले से नॉलेज है। अलजेब्रा और कंसेप्ट ऑफ जीरो तो इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ है, ये तो पता ही चला है। टाउन प्लानिंग हड़प्पा की मेजरमेंट्स और ज्योमेट्री हमें पता थी। ज्योमेट्रिक पैटर्न जो टेम्पल्स के हैं, इंडिया के एंशियंट टेम्पल, जो हमने आर्किटेक्चर में पढ़ा था, वहां पे हम ये देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट था। बीजा गणित जो है, बीजा यानी अनादर और गणित यानी मैथमेटिक्स, तो अनादर मैथमेटिक्स, ये इसके अलावा भी एक मैथमेटिक्स है, इसके बारे में हमने बात की है। आपको पता है, इसके अलावा आपको ये बताता हूं कि यहाँ पे सुलभ सूत्र है। सुलभ सूत्र जो है, इसमें ये जो बौधियान ने लिखा हुआ है, इसमें पाए और कंसेप्ट सिमिलर टू पाइथागोरस थ्योरम भी उन्होंने लिखे। आपको पता है जो पाए होता है, वो पाए की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है? 22/7, वेरी गुड, यस, 22/7 और 3.14, ये जो पाई की वैल्यू है, ये यानी पाई का मेंशन भी इवन यहाँ पे है। पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता है, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो इसमें ये जो साइड है, इस दोनों के स्क्वायर को अगर आप ऐड करो तो इस साइड का स्क्वायर आपको मिलता है ना। तो ए बी सी, ये आपने पढ़ा ही होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर है, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो ये होता है, ये उन्होंने लिखा था यहाँ पे। यानी वो इवन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का फॉर्मूला भी उन्होंने मेंशन किया है। ये सब चीजें उन्होंने सुलभ सूत्र में लिखी है। देखो कितना पुराना, कितना हम बड़े इस पे है। हम खुद को बहुत इंफेरियर मानते थे बाहर वेस्टर्न कंट्रीज के इस पे, बट हम बहुत ऊपर है पहले से, बस हमारी चीजें ज्यादा आगे नहीं आ पाई थी। अपस्तंभ जो है, उन्होंने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री लिखी है। अब हम कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ते हैं कि एक्यूट एंगल है लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस यानी मोर देन 90 डिग्री, एंड राइट एंगल यानी 90 डिग्री। तीनों एंगल के मेंशन अपस्तंभ में दिए हैं, और इसी के एंगल्स के चलते ये फायर ऑल्टर्स जो है ये बनाए जाते थे, है ना, जहां पे ये सब चलता था। अब ये सोचिए कि इतना सारा नॉलेज हमें है, और मैथ्स का नाम है और एक व्यक्ति का नाम ना है, तो मैथ्स अधूरा है। और वो व्यक्ति आप गेस कर सकते हो कौन? यस, वेरी गुड, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का नाम ना आए तो फिर तो वो चीज ही अधूरी है, हमारा लेक्चर ही अधूरा है। आर्यभट्ट 1499 एडी के वक्त के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने, स्कॉलर थे, जिन्होंने आर्यभट्टिया नाम की एक बुक लिखी। आर्यभट्टिया, ये जो बुक है, उसमें उन्होंने मैथमेटिकल कुछ कंसेप्ट लिखे, जैसे उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी लिखा है, जिसको खगोल शास्त्र वो लिखते हैं, ये सब लिखते हैं वो। खगोल शास्त्र की बात बताओ तो खगोल यानी एस्ट्रोनॉमिकल लैबोरेटरी, जो कि नालंदा में थी, जहां से एस्ट्रोनॉमी को स्टडी किया जाता था, और उसका शास्त्र यानी उसकी स्टडी करना, उसका साइंस, इसको कहते थे वो एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र। अब ये ऐसा क्यों करते थे, खगोल शास्त्र की पढ़ाई करना और ये सब ये क्यों करते थे? इसमें आपको ये बता दूं कि इनका ये था कि कैलेंडर्स में एक्यूरेसी मिले, क्योंकि कैलेंडर में एक्यूरेसी मिलेगी, सब चीजें पता चलेगी कि कौन से सीजन कब आते हैं, कितने टाइम का एक दिन होगा, कितने ईयर एक होगा, ऐसा कितने दिन का एक ईयर होगा, ये सब के लिए कैलेंडर में एक्यूरेसी मिली, इसलिए एस्ट्रोनॉमी को स्टडी करते थे। क्लाइमेट और रेनफॉल पैटर्न्स के बारे में जानना था। हमारी जो इंडियन जो सिस्टम था, एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इकोनॉमी था, एग्रीकल्चर के क्लाइमेटिक कंडीशन, रेनफॉल्स, ये सब पता होना जरूरी है। इवन कुछ भी चीज करनी तो क्लाइमेटिक कंडीशन तो पता होनी चाहिए। इसके लिए इंडिया में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह थ्रू सी रूट्स, तो आपको नेविगेशन का आइडिया आ जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन है, क्या है। होरोस्कोप आप देख सकते हो, अपना राशि भविष्य, वो उस ग्रह के चलते, और आप नॉलेज टू हैव नॉलेज अबाउट स्टार्स एंड टाइड्स, ये आप ले सकते हो।
अब इन्होंने क्या क्या ढूंढ के निकाला पता, आर्यभट्ट ने पहले ही चीजें बता दी थी। पहले ऐसा था कि ऐसा मानते थे अर्थ स्क्वायर है, क्योंकि ऐसा रास्ता प्लेन दिखता है, आप आगे आगे जाओगे तो एक टाइम पे जाके गिर जाओगे। इवन फॉरेन के भी यही लोग मानते थे। स्कॉलर्स में आर्यभट्ट कहते हैं कि अर्थ राउंड है और वो रोटेट करते खुद के एक्सिस में भी। बहुत ही परफेक्ट चीजें बताई थी उन्होंने। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी बताया था कितना होता है। उन्होंने अलजेब्रा को डिस्कवर किया, उन्होंने पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स बताए, उन्होंने सन का मूवमेंट और मून का मूवमेंट बताया, है ना। मून मूव करता है, सन तो अपने खुद के एक्सिस में ही करता है, बट मून जो है ये मूव करता है अर्थ के अराउंड। और कैलकुलेशन जो है एक्लिप्स का वो भी उन्होंने बताया। ग्रह जो होता है जैसे लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रह जिसे कहते हैं, या फिर हम कहेंगे कि सोलर एक्लिप्स जैसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, तो ये ग्रहण जो होता है ये इसके बारे में भी वो बताते हैं आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने इतनी सारी चीजें हमें बताई। उसके बाद एक व्यक्ति है जिनको कहा जाता है, हम कहेंगे ब्रह्मगुप्त। अब आपको एक पता है कि पहले ये जो चीजें इन्होंने बताई ना, ये वाली आर्यभट्ट ने, इसके पहले क्या होता था पता है? एक्लिप्स जब होता था तो क्या रहता था कि आपको पता है जब मून का शैडो अर्थ पे आता है तो फिर सोलर एक्लिप्स होता है ना। सो ऑर्थोडॉक्स थियोरी प्रीवियसली ये जो प्रोसेस थी इसको ये कहती थी कि एक डेमन होता है, एक राक्षस होता है जो प्लैनेट को स्वॉलो कर लेता है, इसलिए ये ऐसा दिखता है, इसलिए अर्थ ढक जाती है। अब अर्थ क्यों ढकती है? क्योंकि मून का शैडो जो है वो अर्थ पे पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर सन है, इफ दिस इज सन, बीच में अगर मून है और यहाँ पे अर्थ है, तो यहाँ से सन जब इस पे पड़ेगा तो इसकी शैडो तो इस पे पड़ेगी और अर्थ तो ढक जाएगी। तो वो कहते थे कि एक डेमन है वो उसको सॉलो करता है। तो आर्यभट्ट ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्लिप्स, ये एक एक्लिप्स है। ऐसी काफी सारी चीजें वो बताते थे। तो ऑर्थोडॉक्सी को खत्म करने की काफी सारी चीजें आर्यभट्ट ने यहाँ पे की थी। आर्यभट्ट के बाद आते हैं ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त जो है उन्होंने, आपको यहाँ पे इनका टाइम बदल 7th सेंचुरी एडी का टाइम है। 7th सेंचुरी एडी का जो टाइम था उसमें एक ब्रह्मस्पुत्र सिद्धांतिका ऐसी उन्होंने बुक लिखी है। ब्रह्मस्पुत्र सिद्धांतिका जो है उसमें उन्होंने जीरो को एज ए नंबर मेंशन किया। फॉर द फर्स्ट टाइम ही मेंशन जीरो। एनी बुक जिसमें हमें मेंशन ऑफ जीरो मिलता है दैट इज ब्रह्मस्पुत्र सिद्धांतिका। फर्स्ट टाइम द मेंशन ऑफ जीरो एज अ नंबर। इन इस बुक उन्होंने निगेटिव नंबर्स को भी यहाँ पे लाया था, यानी हम नंबर लाइन पे चलते तो 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, तो इन्होंने तो जीरो होता है ये भी बताया, जीरो के पहले माइनस में भी नंबर्स होते हैं ये भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, निगेटिव नंबर्स। तो महावीराचार्य गणित सार संग्रह जो है ना, महावीराचार्य जो है उन्होंने गणित सार संग्रह लिखा है, जिसमें एलसीएम कैसे ढूंढना ये भी लिखा गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे आप कहते हैं वो कैसे ढूंढना ये भी यहाँ पे बताया गया है। तो ये कुछ चीजें हमें यहाँ पे पता चलती है ना। तो ये पता चलने के बाद आगे आते हैं भास्कराचार्य। भास्कराचार्य जो है ये यहाँ पे लिखते हैं, हम कहेंगे सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि नाम की किताब में 4 सेक्शंस थे। एक था अरिथमेटिक, एक था ऑलजेब्रा, एक था स्पीयर्स और एक था प्लैनेट। एक को वो अरिथमेटिक को कहते थे लीलावती, अलजेब्रा को कहते थे बीज गणित, गोलाध्य यानी स्पीयर और ग्रह गणित यानी प्लैनेट, प्लैनेट के रिलेटेड कुछ गणित। अब ये चीजें उन्होंने लिखी। ये लिखने के अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि भास्कराचार्य की ये जो बुक थी इसमें इन्होंने 4 चीजों के बारे में बताया था। अब ये सभी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। अब हम कहेंगे कि हाँ, तो इसमें उन्होंने काफी सारी चीजें लिखी है। जैसे मैं आपको ये भी बता दूं, मिडिवल पीरियड में जब आएंगे तो नारायण पंडित जो थे उन्होंने कुछ मैथमेटिक्स पे वर्क किए हैं। या फिर हम कहेंगे कि बाद के जितने भी लोग रहे, यानी लीलावती जो है, फैजी करके एक व्यक्ति थे, फैजी करके जो व्यक्ति थे, ये मैं बताऊंगा आपको कि पर्शियन, यहाँ पे एक अकबर के कोर्ट में रहा करते थे फैजी नाम के व्यक्ति। उन्होंने ये जो लीलावती नाम का जो है ना सेक्शन, इसको उन्होंने पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। सोचो इसका कितना बड़ा महत्व था जो इन्होंने लिखा है भास्कराचार्य ने। तो भास्कराचार्य से ये सब चीजें हमें यहाँ पे पता चलती है कि ये सब मैथमेटिक्स किस तरह से हुआ करते थे। उसके अलावा मेडिसिन पे, मगर मैथ्स के बारे में इतना ठीक है। मैथ्स के बाद मेडिसिन की अगर हम बात करें तो मेडिसिन में आपको ये बता दूं कि मेडिसिन से रिलेटेड डॉक्टर्स पहले भी हुआ करते थे इंडिया में। बस फर्क ये है कि पहले उनको डॉक्टर नहीं कहा जाता था, उसमें उनको अश्विनी कुमार कहा जाता था। अश्विनी कुमार यानी प्रैक्टिशनर्स ऑफ मेडिसिन। धन्वंतरी जो है ये गॉड ऑफ मेडिसिन माने जाते हैं।
आयुर्वेदा मेडिसिन, इंडिया में मेडिसिन कौन सी चली है, तो आयुर्वेदा। आयुर्वेदा जो मेडिसिन है इसमें धन्वंतरी यानी गॉड ऑफ मेडिसिन है। और आपको तो पता ही है अथर्ववेद जो है उसमें डिजीज को क्योर करना ये तो दिया ही रहेगा, बट उसके साथ साथ कुछ है ना जादू और ये सब दी तो थी ही, बट इसके अलावा कैसे डिजीजेस को क्योर किया जाता है ये भी दिया है। मैजिकल चार्म स्पेल्स ये तो दिया ही आपको, मैंने ये बता दिया है। इसमें पता अथर्ववेद में डायरिया है, कफ, लेप्रेसी, फीवर, ऐसे सब जो बीमारियां ना इसको कैसे ठीक करना इसके उपाय दिए हुए। अब मैं आपको ये बता दूं कि हम कहेंगे कि तक्षशिला और वाराणसी जो है वो मेडिसिनल लर्निंग के एक सेंटर हुआ करते थे उस वक्त। और चरक संहिता जो है वो आयुर्वेदा के बारे में बात करता है। चरक संहिता जो है उसमें उन्होंने आयुर्वेद के बारे में लिखा है, और सुश्रुत संहिता सर्जरी के बारे में बात करता है। ऐसे दो यहाँ पे हमें संहिता भी देखने मिलती है, चरक संहिता फॉर आयुर्वेदा एंड हम कहेंगे सुश्रुत संहिता फॉर सर्जरी। ये चीजें हमें देखने मिलती है। अब ये यहाँ पे हो गया। आपको पता है सुश्रुत संहिता जो इसमें सर्जरी जो है ना, वो सर्जरी यानी आप देखते होंगे कि प्लास्टिक सर्जरी आपने सुना होगा, राइनोप्लास्टी और ये सब भी इसमें दिया हुआ है। इतनी बड़ी सर्जरीज इसमें राइनोप्लास्टी के बारे में दिया है, ये सब इसमें दिया है। और चरक संहिता जो है इसमें तो पूरा आपका डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम, ये सब चीजों को अच्छा कैसे करना वो दिया है। प्लांट्स एंड हर्ब्स के चलते आयुर्वेदा जिसे कहते हैं, ये सब चीजें हमें यहाँ पता चलती है। मेडिसिन के बाद हमें जो आगे बढ़ना है दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो फिजिक्स में आपको कुछ चीजें मैं आपको ये बता दूं कि फिजिक्स में बताई है उन्होंने 5 चीजें। तो यहाँ उनको पंच महाभूत कहा जाता है। पंच महाभूतात जो है ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमन सेंसेस ऑफ परसेप्शन इससे जुड़े हैं। जैसे अर्थ, अर्थ को पृथ्वी कहा जाता है, और पृथ्वी से हमारा स्मेल वाला जुड़ा है, स्मेल। फायर जिसको अग्नि कहा जाता है, इससे हमारा विजन जुड़ा हुआ है। एयर जिसे फीलिंग माया कहा जाता है, माया, तो इससे हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई है। वाटर जिसको कहेंगे आप, आप से हमारा टेस्ट जुड़ा हुआ है। एथर यानी आकाश, आकाश से हमारा साउंड जुड़ा हुआ है। ऐसी अलग अलग चीजें से जुड़ी हुई है ना। तो ये सब हमें यहाँ पे पता चलता है। आपको पता, वैसे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक व्यक्ति आके गए जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात की है। हमने स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफीज में पढ़ा था उन व्यक्ति के बारे में। तो कौन थे वो एटॉमिक थ्योरी वाले? यस, वेरी गुड। यानी यस, क्या क्या नाम बताया है हमने? यस यस, महर्षि कनद करके है। महर्षि कनद जो है उन्होंने ये चीजें यहाँ पे देखी थी। महर्षि कनद के बारे में हमने पढ़ा था, और जो यानी हम कहेंगे जो कनद ऋषि थे उनके बारे में हमने पढ़ा है। और ऋषि कनद जो है उनकी स्कूल ऑफ फिलोसॉफी कौन सी स्कूल ऑफ फिलोसॉफी थी? यस, याद कीजिए। अभी आपको पूरी चीजें रिवाइज करनी है इसके बाद से। सो महर्षि कनाद जो थे उनकी कौन सी स्कूल थी? महर्षि कनाद जिन्होंने लिखा था फिजिक्स के बारे में, एटॉमिक थ्योरी जिन्होंने दी थी, उनकी स्कूल का नाम है वैशेषिका स्कूल, है ना। तो वैशेषिका स्कूल, तो ये सब आपको अच्छे से रिवाइज करना है आज से आपका रिवीजन शुरू होगा। उसके बाद बुद्धिस्ट फिलोसोफर जो है उन्होंने बताया कि एथर को हम नहीं मानते क्योंकि लाइफ, जॉय और सैरो। और उसके साथ साथ एक और स्कूल थी जिन्होंने एथर को रिजेक्ट किया था। पंच महाभूत में 4 ही मानते थे, वो स्कूल का नाम बताइए। ईट, ड्रिंक एंड मेक मेरी वाली स्कूल ऑफ फिलोसॉफी कौन सी है? चारवाक स्कूल। ओके, सो चारवाक स्कूल हमें यहाँ पे देखने मिली थी। लोकयात स्कूल भी इसे कहा जाता था। तो कनात, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी यहाँ पे रखी थी, ये भी मैंने आपको बताया। अब उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में अगर हम आएंगे तो केमिस्ट्री के कुछ चीजों से जुड़े हुए हैं, है ना। तो हमें 2-3 चीजें ही पढ़नी है केमिस्ट्री से। जो अगर हम आते हैं तो मेटलर्जी, मेटलर्जी यानी कि अब आप बताते चलेंगे, साइंस का पार्ट है। मेटलर्जी में क्या होता है? यस, इज मेटलर्जी। यस, वेरी गुड। हम कहेंगे कि मेटल का जो भी होगे वो, यानी हम कहेंगे स्मेल्टिंग ऑफ मेटल इसे कह सकते हैं, है ना, मेटलर्जी को। वेरी गुड। सो किसने आंसर किया अभी? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सो मेटलर्जी,
उसके बाद डिस्टिलेशन ऑफ परफ्यूम्स। अब दो केमिकल्स को आप ऐड करके परफ्यूम्स, मुगल टाइम पे परफ्यूम्स का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ चुका था, तो परफ्यूम्स बनाने के लिए काम आते थे। डाइज एंड पिगमेंट्स, कुछ कलर्स और ये सब बनाने के लिए काम आते थे। शुगर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए केमिस्ट्री का यूज होता था, जैसे शुगर केन से अगर आप किस तरह से शुगर बनाओगे, ये सब चीजों के लिए। पेपर को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता था। गन पाउडर जो कि युद्ध में यूज होता था, जिसको हम कहते हैं बारूद, उसको बनाने के लिए यूज होता था, जो कि हम देखते हैं कि बाबर ने शुरुआत तो कर ही दी थी और बाद में सभी ने इसको यूज किया है। कैनन्स बनाने के लिए बारूद डालेंगे आप तोप में, वो जो कैनन्स होते हैं जिसमें आप बारूद डाल के उसको चलाएंगे, कैनन बनाने के लिए आपको उसको कास्टिंग करना पड़ेगा, स्मेल्टिंग करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा मेटल्स को, तो ये सब चीजें आएंगे कास्टिंग ऑफ कैनन्स में। ये सब चीजें हमें यहाँ पे देखने मिली, और ये देखने के बाद मेटलर्जी जो है वो आयरन एज से शुरू होगी। आयरन पिलर्स आपने देखे, काफी सारे आयरन पिलर्स बनाए गए। आयरन पिलर्स बनाने के लिए स्मेल्टिंग तो यानी हम कहेंगे मेटलर्जी का यूज तो करना ही पड़ेगा। केमिस्ट और अल्केमिस्ट में नागार्जुन थे। ऐसा कहा जाता है कि आप उनको कोई भी मेटल दो, गोल्ड में उसको ट्रांसफॉर्म करते थे। अब आपको क्या लगता है कि ये ऐसा कैसा करते होंगे? सो क्या कर सकते हैं ये? अगर मैंने बोला कि ये आपको बोला कि आप लोहा ला के दो, मैं आपको सोना बना के देता हूँ, कुछ दिन मेरे पास लोहा रख दो, कैसे बनाऊंगा मैं? आप क्या करोगे? यस, वेरी गुड, ये कर सकते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं कि उसके ऊपर गोल्ड पॉलिश लगा दे सकते हैं और लोगों को बन सकती है देखो सोना बन गया। उस टाइम पे लोगों को कौन सा इतना समझता था। तो ये सब के लिए आपको गोल्ड पॉलिश कैसे बनाना, सोने को लिक्विड के कैसे बनाना और उसके ऊपर कोटिंग कैसे देना, ये पता होना चाहिए था। ये नागार्जुन को पता था। रस रत्नाकर जो है वो प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड के ऊपर काम करते थे। रस रत्नाकर जो है ये एक बुक ऑन केमिस्ट्री है। इसमें बताया गया है कि कैसे लिक्विड्स को बनाया जाता है, मेनली मर्क्यूरी और ये सब कैसे बनते हैं, ये सब यहाँ पे दिया है। और पता है पहले क्या करते थे? सो ये जो मर्क्यूरी है ना, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को एलिक्सिर ऑफ लाइफ कहते थे। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि एलिक्सिर ऑफ लाइफ फ्रॉम मर्क्यूरी, नागार्जुन ने क्या करते थे, एनिमल और वेजिटेबल प्रोडक्ट्स को यूज करते थे मिनरल अल्केली के अलावा। उन्होंने ये बोला है कि वो गोल्ड को गोल्ड में बदल सकते थे, तो वो येलोइश कलर का कुछ बना देते थे। एक कलर बना दिया, कलर को उसके ऊपर लगा दिया, लोगों को बोलते थे ये देखो, गोल्ड की तरह ही कलर बनाते थे और लोगों को बोलते थे ये देखो हमने इसको सोने में बदल दिया। ऐसे सब चीजें यहाँ पे चलते रहती थी, है ना। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो यहाँ पे काफी सारी चीजें इसलिए भी बनाई जा रही थी ताकि आप अमर हो जाए ना, तो ये सब होगा। उत्तरातंत्र, उत्तर तंत्र जो है, इसमें मेडिसिनल ड्रग्स कैसे बनाए जाते हैं, यानी किस तरह से आपकी मेडिसिन बनाई जाती है, दवाइयां बनाई जाती है, इसमें उत्तरातंत्र में दिया। पाम लीफ जो है उसको पेपर ने रिप्लेस कर दिया मिडिवल पीरियड में। पहले पाम लीफ पे पेंटिंग्स बनती थी, जैसे हम पेंटिंग्स वाले पार्ट में देख भी चुके हैं। बाद में पेपर्स आने लगे, मिनिएचर्स और ये सब में। तो उस वक्त पेपर भी बनाया गया। गन पाउडर का यूज किया मुगल के बाद से। रेगुलेशंस जो है परफ्यूम ऑफिस के, वो अकबर के वक्त आए थे। देखिए हिस्ट्री में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ मिडिवल इंडिया में। जो आप बाद में पढ़ेंगे उनको पता चलेगा कि मुगल में बाबर सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वॉर में, बैटल में गन पाउडर को यूज किया। बट उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं किया था। इंडिया में ऑलरेडी गन पाउडर था। इवन विजयनगर किंगडम के पास भी गन पाउडर था, बट उस गन पाउडर को यूज नहीं किया था। बाबर ने उसको यूज किया था वॉर में, ये एक चीज याद रखिएगा। तो परफ्यूम ऑफिस के तो रेगुलेशन यानी रूल्स भी बनाए थे, परफ्यूम के लिए अलग सा ऑफिस बनाया था अकबर ने। और अगर हम कहेंगे तो ये सब चीजें होने के साथ साथ हम कहेंगे कि एक अस्मत बेगम थी जो मदर थी नूरजहां की। उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि अत्तर जो है, अत्तर अत्तर होते हैं ना जो आप परफ्यूम की तरह बॉडी पे लगाते हैं, तो ये कपड़े पे लगाते हैं, तो वो नूरजहां की मदर ने ही डिस्कवर किया। तो देखिए इतना सारा तो हमारे पास है। हम फॉरेन के परफ्यूम्स कहते हैं, बट अत्तर भी तो इंडिया में ही पहले बने हैं। सो इस तरह से हम केमिस्ट्री में भी पीछे नहीं रहे हैं, केमिस्ट्री में पीछे नहीं रहे। और उसके साथ साथ शिप बिल्डिंग को क्या कहते हैं इतना आपको बता देता हूँ। शिप बिल्डिंग को सिर्फ इतना बता देता हूँ कि युक्ति कल्पतरु कहा जाता है। युक्ति कल्पतरु एक ऐसी बुक है संस्कृत में जो शिप को कैसे बनाना इसके बारे में बात करते हैं। युक्ति कल्पतरु, क्योंकि शिप का यूज होगा बैटल में हो या फिर ट्रेडिंग के लिए हो, तो इंडिया में पहले से शिप बिल्डिंग की जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो और भी कुछ चीजें सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि वराह मिहिरा जो है वो 9 जेम्स में से एक थे गुप्ता एम्पायर। जैसे हम कहेंगे कि अकबर के पास 9 रत्न थे ना, वैसे ही चंद्रगुप्ता के पास भी 9 रत्न थे, सेकंड के पास 9 रत्न थे। जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, इकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, हर चीज के बारे में वराह मिहिरा जो थे वो बड़े स्कॉलर थे। उन्होंने अर्थ क्लाउड थियरी भी बताई है, अर्थ क्लाउड थियरी। तो ये बृहत संहिता जो है
ये उसमें डाली गई है। उसके अलावा रसेश्वर जो है, रासेश्वर, ये एक क्या होता है, तो ये कहते थे कि मर्क्यूरी का यूज करके हम बॉडी को इमॉर्टल बना सकते हैं, ऐसे रसेश्वर फिलोसॉफी के। तो रसेश्वर एक शैव फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन है जो कहते हैं कि मर्क्यूरी का यूज करके आप अमर हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये काम होता होगा कि अमर रहने का भी। और आखिरी, आज की आखिरी स्लाइड, हमारे आर्ट एंड कल्चर की आखिरी स्लाइड जो है, उसमें मैं आपको दो चीजें बता दूं कि कलरीपयट्टू के बारे में शायद हम डिस्कस कर चुके हैं या नहीं। वेरी गुड, मार्शल आर्ट्स में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, सिलंबम, कलरीपयट्टू के बारे में बता दो। एक इट वाज अ मार्शल आर्ट फॉर्म फ्रॉम केरला विच वाज ट्रांसमिटेड टू चाइना। आपको क्या लग रहा है चाइना ने जूडो और कराटे बनाया? अगर आप ये देखो इंडिया कितना आगे इन चीजों में, तो 6th सेंचुरी एडी में बोधि धर्म के चलते बुद्धिज्म जैसे चाइना में गया, वैसे ही चाइना में बुद्धिज्म के साथ साथ कलरीपयट्टू नाम का एक मार्शल आर्ट चला गया। ऐसा माना जाता है कि जो जूडो और कराटे है, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम कलरीपयट्टू। अब बताइए इंडिया कहां पे है? चेस की बात करें तो चेस बहुत बड़ा एक स्पोर्ट आपको लगता है, बट ये जो गेम है ये इंडिया में पहले से, जिसे हम चेस नहीं चतुरांग कहते थे। चतुरांग के अगर बात करें तो ये इज प्लेड विद काउंटर्स एंड अक्ष, दैट इज डाइस। इतना फर्क है, सिर्फ उन्होंने क्या चेंज किया है, उसको खेलने का तरीका, बाकी ये बनाया हमने ही है। डायस जिसको अक्ष कहते थे, ऐसा कहा जाता है कि इसको अष्टपद कहते थे। जो बोर्ड था ना चेस की तरह ही दिखता था, जिसे अष्टपद कहते थे। एपिक महाभारत में भी इसका मेंशन है, जैसे कि हमें पता चलता है कौरव और पांडव जो खेल रहे अष्टपद, वो यही से आया है और इसी के बेस पे, इसी से आइडिया लेके चेस बनाया गया है। अब ये इंडिया के आर्ट एंड कल्चर के एंड के लिए मैंने आपको ये बताया आखिरी दो चीजें, कि इंडिया को हम समझते हैं कि इंडिया कुछ नहीं है, बट अगर आप हिस्ट्री में झांकेंगे तो इंडिया बहुत कुछ है। आपको क्या लगता है कि फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में ऐसे ही आके गए? आपको क्या लगता है कि फॉरेन ट्रैवलर्स तो छोड़ दो, ऐसे ही इन्वेडर्स इंडिया में आके गए? उनको इंडिया पे रूल करने की इच्छाएं क्यों थी? क्यों वो चाहते थे कि वो इंडिया पे रूल करे, या फिर वो क्यों चाहते थे कि इंडिया जैसा जो देश है वो रूल करने जैसा है या हमारा किंगडम बनाने जैसा है? क्योंकि इंडिया देश ही ऐसा था जिसमें हम कहेंगे कि बहुत सारी चीजें, एवरीथिंग विल फाइंड इन इंडिया, मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट्स, आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, म्यूजिक, डांस। सोचिए आपने आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या पढ़ा है, और ये आर्ट एंड कल्चर कोई आज बना हुआ नहीं है, एंशिएंट टाइम से आप पढ़ते आए हो। अब ये है हमारा इंडिया, और ये देश सच में एक महान देश है। सिर्फ गड़बड़ ये है कि हम लोगों में, हम लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। हमें पता है हम लोग नहीं, हम लोग तो बहुत ही साथ में रहने वाले और हार्मनी के साथ रहने वाले लोग हैं, बट हम जैसे जो बाकी लोग रह रहे हैं, जिनके माइंड हम लोगों से कुछ अलग है, जो यूनिटी पे विश्वास नहीं रखते, जो दूसरे धर्मों के ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म करेंगे या दूसरों के बारे में गलत सोचेंगे, भाईचारे के साथ, ब्रदरहुड के साथ, फ्रैटर्निटी के साथ नहीं रहेंगे, यूनिटी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ नहीं रहेंगे, वो लोग हमारे इंडिया का प्रॉब्लम है। इंडिया बहुत अच्छा देश होने के कारण डिस्टर्बेंस के चलते बहुत पीछे रहा है। हम लोगों में कुछ लोग देखे जाते हैं जिनमें सिविलाइजेशन का आता पता नहीं है। उनको ये नहीं पता कि वो जो कचरा फेंक रहे हैं वो कचरा कहाँ डालना चाहिए। कुछ खा लिया कचरा वही फेंक दिया, और हम पैसा खर्च करके स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं ताकि वो कचरा साफ हो सके। उन लोगों को ये भी माइंड में नहीं आ रहा है कि हम उसके लिए पैसा दे रहे भाई, कि मैं जो कचरा फेंक रहा हूँ अगर वो फेंकना बंद कर दूं तो ऐसे कोई मिशन चलाने की भी जरूरत नहीं जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम कुछ होता है तो पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ते हैं, हमें यह नहीं पता कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी हमारे ही पैसे से बनाई गई है और हमारे ही पैसे से ठीक की जाएगी, जो टैक्सेस आप पे करते हैं। गवर्नमेंट अपने जेब से कुछ पैसा नहीं डालने वाली, सब कुछ आपका है और ये देश आपका है। सब लोग हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये चीज याद रखिएगा। चाहे वो हिंदू कल्चर रहे, चाहे वो इस्लामिक कल्चर रहे, चाहे वो क्रिश्चियन कल्चर रहे, या जैन, बुद्धिज्म, या कोई भी सिख कल्चर, या फिर जितने भी रिलीजन उनका कोई भी कल्चर रहे, चाहे टेम्पल आर्किटेक्चर रहे, चाहे वो किसी हम कहेंगे जामा मस्जिद का आर्किटेक्चर रहे, चाहे वो किसी स्तूप का आर्किटेक्चर रहे, चाहे वो कहीं का केव का आर्किटेक्चर क्यों ना रहे, वो हमारे देश का है। ये हमें समझना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना है कि वो उसका है, वो इसका है। ये पूरा देश है और पूरा देश आपका है। हम में से कोई कश्मीर से है, कोई तेलंगाना, कोई साउथ से है, तो कोई महाराष्ट्र से है, कोई बिहार से है, कोई
बंगाल, आसाम, हर अलग अलग जगह से हम लोग आए हैं, हम लोग यहाँ जुड़े हैं। जब हम ये सब चीजें पढ़ते हैं तो हमारे अंदर ऐसी कुछ भी फीलिंग नहीं आती है कि मेरी ही ये जगह है। हम जब ये आर्किटेक्चर या आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो हमें एक ही फीलिंग आती है कि ये पूरा देश मेरा है और हम सब का है, हम सब इस देश को अपना मान के ही चलेंगे। और हम हर आर्ट एंड कल्चर को एक अच्छे से पढ़ेंगे और उसका आंसर हम बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम में करेंगे। सो मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग तो भी आगे जाके इस तरह से कुछ पार्शल ना बने, सिर्फ अपने लोगों के लिए काम कर रहे हो इस तरह के ना बने, आप अपने देश के लिए ही काम करते रहे। सो ये सब चीजें हमने यहाँ पे देखी। इसके अलावा आप सबसे मिलेंगे। सो आप सबसे मिलना है तो आपका, आपके बारे में जो चीजें मैंने स्टार्टिंग में देखी थी, आज आपको आवाज से मैं पहचानने लगा हूँ। सो आप लोगों को आज मैं फेस से भी पहचानूंगा और इस तरह से हमारी एक बैच रहेगी। सो अभी तो हम रहेंगे, उसके बाद मुझे एक एक करके आप लोग मुझसे बात कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे आपको एक स्ट्रेटेजी बना के फिर हम रुक जाएंगे।